ये है आपका यूनिट 11 अध्याय 11 मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्योत्तर काल वैदिक यानी कि मौर्यों के बाद का काल। ठीक है, देखते हैं पढ़ते हैं। मौर्योत्तर काल वैदिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है। मौर्योत्तर काल के स्थानीय वंश शुंग, कर्ण और सातवाहन थे। इस काल में विदेशी आक्रमण यवन, शक, पहलव, कुषाण आदि ने जो इन्होंने आक्रमण किए थे। किसने? यवन, शक, पहलव और कुषाण इन्होंने आक्रमण किए थे। शुंग वंश 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व। ठीक है, 185 से 75 ईसा पूर्व। हर प्रसाद शास्त्री ने शुंगों को पारसिक यानी कि ईरानी बताया है और बाणभट्ट ने निम्न जाति का अंधार्य बताया है। निम्न जाति एवं अंधार्य बताया है। दिव्य बदान में शुंगों को मौर्य बताया गया है। मेरुतंग की थेरापल्ली में, तो थेरापल्ली किसकी है? मेरुतंग की। ठीक है, तो मेरुतंग की थेरावल्ली में उज्जैन के शासकों की वंशावली है। इसमें पुष्यमित्र का भी वर्णन है। शुंग वंश के शासकों का क्रम देखते हैं। पुराणों में शुंग वंश के 10 राजाओं के नाम मिलते हैं। पुष्यमित्र सबसे पहले, उसके बाद अग्निमित्र आता है, उसके बाद सुज्येष्ठ या वसुज्येष्ठ आता है, उसके बाद वसुमित्र आता है, देन आंध्रक, पुलिंदक, घोष, वर्जमित्र और भागभद्र और लास्ट है देवभूति। पुष्यमित्र शुंग, इस वंश की स्थापना मौर्य ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या करके की थी और वृहदत्त को हर्ष चरित में परिज्ञा दुर्बल या दुर्बुद्धि कहा है। पुष्यमित्र को हरिवंश में औदभिज अचानक उठने वाला भी कहा गया है। वसुंडी अभिलेख में पुष्यमित्र को सर्वतात का संकर्षण की उपाधि दी गई है। किसको? सर्वतात का संकर्षण किसकी उपाधि है? पुष्यमित्र की उपाधि है। ठीक है, किस अभिलेख में? गोसुंडी अभिलेख में। ठीक है, ये आपका राजस्थान में मिला है गोसुंडी। ठीक है, और पुष्यमित्र ने सेनानी या सेनापति की उपाधि दी थी। ठीक है, तो सर्वतात का संकर्षण, सेनापति या सेनानी, ये सब पुष्यमित्र की उपाधियां। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मणवादी थे। कैसे थे? पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मणवादी थे। ठीक है, धनदेव अयोध्या का राज्यपाल के अयोध्या अभिलेख के अनुसार इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और प्रसिद्ध व्याकरणविद जो पतंजलि है, ठीक है, कोणार्क निवासी, उसके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे ये पतंजलि। ठीक है, काशी प्रसाद जायसवाल एवं स्मिथ खारवेल के हाथी गुम्फा में उल्लेखित बृहस्पति मित्र का समीकरण पुष्यमित्र से करते हैं, जिसको खारवेल ने 12वें वर्ष में हराया था। दिव्य बदान के अनुसार पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवा दिया। पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की, अतः उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र स्थित अशोक निर्मित कुकुटाराम के महाविहार को नष्ट करने का असफल प्रयास किया। जी.आर. शर्मा, गोवर्धन राय शर्मा के अनुसार कौशाम्बी के घोषित राम विहार को पुष्यमित्र ने जला दिया और शाकल में घोषणा की कि जो मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सिर देगा मैं उसे 100 दिनार दूंगा। तो ये किसने कहा था? ये किसके बारे में, मतलब किसने कहा था? पुष्यमित्र शुंग ने कहा था। तो ये पुष्यमित्र शुंग का कैसा था? ना तो बौद्ध समर्थक था, ना जैन समर्थक था। कैसा था? ब्राह्मणवादी था। ठीक है, पुष्यमित्र समय यवन आक्रमण हुआ था। पुष्यमित्र शुंग के समय यवनों का आक्रमण हुआ। यवन आक्रमण का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य गार्गी संहिता के युग पुराण के खंड में तथा कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र किसका नाटक है? कालिदास का। ठीक है, तो उसमें मिलता है। गार्गी संहिता के युग पुराण में लिखा है कि यवन साकेत पांचाल एवं मथुरा को जीते हुए कुसुम ध्वज यानी कि पाटलिपुत्र का नाम है कुसुम ध्वज, वहां तक पहुंच गए थे। और पतंजलि लिखता है कि यवनों ने साकेत इसका नाम है, अयोध्या का नाम है साकेत, और माध्यमिका किसका नाम है? चित्तौड़ का है, उस पर आक्रमण किया है। अधिकांश विद्वानों ने यवन आक्रमणकारी डिमेट्रियस माना है। और पुष्यमित्र के पुत्र वसुमित्र ने सिंधु नदी के दाएं किनारे यवनों को हराया। विदर्भ युद्ध। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के समय विदर्भ युद्ध हुआ था। किसके समय हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था विदर्भ युद्ध। ठीक है,
मालविका अग्निमित्र जो कालिदास का नाटक है उसके अनुसार अग्निमित्र ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को हराया था। ठीक है, पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने माधव सेन का पक्ष लेते हुए यज्ञसेन को हराया और वर्धा नदी को सीमा मानते हुए विदर्भ राज्य का बंटवारा माधव सेन एवं यज्ञसेन में कर दिया। यज्ञसेन के शुंगों का प्रकृत्यामित्र स्वाभाविक शत्रु कहा गया है अग्निमित्र। पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अग्निमित्र हुआ। पुष्यमित्र के शासनकाल में वह विदिशा का उपराजा था और कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र का नायक भी अग्निमित्र था। अग्निमित्र की सभा में भगवती कौशिकी नामक बौद्ध धर्मावलंबी स्त्री रहती थी। मथुरा के समीप मोरा नामक स्थान से प्राप्त प्रथम शताब्दी ईस्वी के लेख में तोस नामक विदेशी महिला द्वारा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युमन, सांब व अनिरुद्ध की मूर्तियों पंच वर्ष वीरों की स्थापना का उल्लेख है। अतः शुंग काल भागवत धर्म के विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो भागवत धर्म को सर्वप्रथम किसने दिया था? शुंग वंश ने दिया था। ठीक है, शुंग वंश के नवे शासक भागभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। और हर्ष चरित्र में वर्णित है कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके प्रधानमंत्री वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व कण्व वंश की नींव रखी। किसने? वसुदेव ने। सांस्कृतिक विकास देखते हैं। शुंग काल में विदिशा का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्व बढ़ गया। शुंगों की राजधानी पाटलिपुत्र कुसुमध्वज नाम था उस समय, विदिशा दूसरी राजधानी थी। ठीक है, और शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। इसके उत्थान में पतंजलि का महत्वपूर्ण योगदान था और पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा। मुलाकात हो गई। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। इसके उत्थान में पतंजलि का महत्वपूर्ण योगदान कर लिया। इसके बाद मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना इसी काल में हुई थी, शुंग काल में। ठीक है, मनुस्मृति की रचना इस काल में हुई थी, शुंग काल में हुई थी। शुंग वंश में मनुस्मृति की रचना। ठीक है, और मनु भृगु वंशु के थे। ठीक है, मनुस्मृति के अनुसार राजा सबका शासक है, ब्राह्मण को छोड़कर, ब्राह्मण का शासक नहीं है। और अधिकारियों को भूमिदान के माध्यम से भुगतान को मान्यता देने वाली प्रथम कृति मनुस्मृति है। मनु ने विवाह को आजीवन चलने वाली संस्था कहा। मनु ने तलाक एवं पुनर्विवाह को मान्यता नहीं दी एवं मनु विधवाओं के मूल्यन का प्रावधान करते हैं। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद NB हेडलेक ने कोड ऑफ जेंटल लॉ के नाम से किया है। NB हेडलेक ने क्या किया है? कोड ऑफ जेंटल लॉ के नाम से किया है। ठीक है, स्तूप कला। शुंग काल में स्तूपों के निर्माण में पाषाण का प्रयोग होने लगा। सांची के स्तूप को पाषाण द्वारा संवर्धित कर उसका आकार बढ़ाया गया। भरहूत व बोध गया के स्तूपों व तोरण द्वारों का निर्माण शुंग काल में हुआ। भरहूत के स्तूप पूर्वी तोरण द्वार पर शुंग शासक धनभूति का उल्लेख है। इन तोरण द्वारों पर जातक कथाओं का अंकन, लोक धर्म से संबंधित चित्र तथा गौतम बुद्ध से संबंधित चित्र प्राप्त होते हैं, किंतु शुंग काल में बुद्ध का मनुष्य के रूप में अंकन शुरू नहीं हुआ था। शुंग काल में बुद्ध का मनुष्य के रूप में अंकन शुरू नहीं हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, शुंग काल में बुद्ध का अंकन स्तूप, धर्मचक्र, छत्र, बोधि वृक्ष, चरण चिन्ह आदि के माध्यम से किया जाता था। क्योंकि बुद्ध की जो मानव मूर्ति रूप है वो शुंग काल तक तो प्रचलन में नहीं आया था। ठीक है, और सांची में मुख्य रूप से स्तूप के अलावा 2 अन्य स्तूप है। और दूसरे स्तूप में अशोककालीन धर्म प्रचारकों व तीसरे में बुद्ध के 2 शिष्यों सारिपुत्र एवं महामोदकलायन के धातु अस्थि अवशेष सुरक्षित है। कण्व वंश 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व, 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व। पुराणों में कण्व वंश के शासकों को शुंग भृत्य कहा गया है। क्या कहा गया है? शुंग भृत्य कहा गया है। और इस वंश की स्थापना 75 ईसा पूर्व वासुदेव ने की थी। किसने की थी? वासुदेव ने की थी। और वासुदेव के बाद भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मा शासक हुए। सुशर्मा की मृत्यु के साथ ही कण्व राजवंश समाप्त हो गया। सुशर्मा की मृत्यु के साथ ही कण्व राजवंश है वो समाप्त हो गया। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं सातवाहन वंश। भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला सातवाहन वंश पहला राजवंश था। पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र जातीय या आंध्र भारतीय कहा गया है। इसका मूल निवास महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान था। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने कर्ण वंश के शासक सुशर्मा को पराजित करके की थी। वी.एस. सुप्तंकर, मोहदय वेल्लारी कर्नाटक में, स्मिथ भंडारकर, रेपसन आदि ने आंध्र प्रदेश को सातवाहनों का मूल निवास माना। सातवाहनों को प्रारंभिक राजधानी धान्यकटक अमरावती थी। ठीक है। और सातकर्णी प्रथम ने सर्वप्रथम गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान यानी कि बैठन को राजधानी बनाया। जैन परंपरा के अनुसार सिमुक ने बौद्ध एवं जैन दोनों प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, सिमुक ने। और सिमुक के बाद कृष्ण ने शासन किया। सातकर्णी प्रथम इस वंश का प्रथम योग्य शासक था। उसकी उपलब्धियों का ज्ञान नगनिका के नानाघाट अभिलेख में किसका है? सातकर्णी प्रथम का है। ठीक है, इससे रिलेटेड है। कहाँ से प्राप्त हुआ नानाघाट? ये अभिलेख पूना से प्राप्त हुआ होता है। और नगनिका का नंदघाट अभिलेख भूमि अनुदान का पहला अभिलेख हिसाब से तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नगनिका का नानाघाट अभिलेख भूमि अनुदान का पहला अभिलेखी साक्ष्य है। कौन सा है? नगनिका का नानाघाट अभिलेख। कहाँ से मिला? पुणे से मिला है, महाराष्ट्र तुना। ठीक है। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया था। उसकी पत्नी नगनिका अंगी वंश की राजकुमारी थी। अंगी राजा दो महारथ अपने को क्या महारथी कहते थे। सांची स्तूप के दक्षिणी तोरण द्वार पर अभिलेख में सातकर्णी प्रथम के का उल्लेख है। और इस लेख को वशिष्ठ पुत्र आनंद ने खुदवाया था। सातकर्णी प्रथम ने मालव श्रेणी की गोल मुद्रा व अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्रा चलवाई। उसने दक्षिणपति, प्रतिष्ठानपति और अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की। किसने? ये तो दक्षिणापति है, प्रतिष्ठानपति है, अप्रतिहत चक्र है। ये भी उपाधि किसकी है? सातकर्णी प्रथम की है। ठीक है, सातकर्णी प्रथम की है, जो कि कर्ण शासक था। ठीक है, क्या था? सातवाहन वंश का था। ध्यान रखना, ये सातवाहन वंश का था सातकर्णी। उसके बाद हम देखते हैं हाल। सातवाहन का 17वां शासक हाल एक प्रसिद्ध कवि भी था। ठीक है, गाथा सप्तशती इसकी रचना है। और विद्वानों का आश्रय भी था। उसने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में, गाथा सप्तशती किस भाषा में? प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान एक काव्य लिखा। इसमें प्रेम गाथाओं का वर्णन है। यह एक शिव स्तुति से प्रारंभ होता है। प्रारंभ किससे होता है? शिव स्तुति से। हाल की राज्यसभा में 85 प्राकृत लिखित व्रत कथा के रचिता गुणाढ्य और कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन निवास करते थे। तो गुणाढ्य है, कातंत्र है और संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन है। ये किसके सभा में थे? हाल के सभा में। हाल एक कैसा है? सातवाहन है। हाल एक सातवाहन शासक है। ठीक है। गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा में। कौन सी? 85 प्राकृत। लीलावती नामक ग्रंथ में हाल की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें हाल के सेनापति विजयानंद ने श्रीलंका जाने का उल्लेख है। और हाल की रानी मल्यवती संस्कृत की ज्ञाता थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी देखते हैं 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक। इस वंश का 23वां और सबसे महान शासक था। इसे आगमन निलय वेदों का आश्रय भी कहा गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी देखो वेदों का आश्रय दाता। वेदों का आश्रय किसको? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। ये कैसा था? सातवां शासक था। ठीक है, वेदों का आश्रय दिखा गया निलय। गौतमी पुत्र सातकर्णी के नासिक से 2 अभिलेख मिले। जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है, ये सातकर्णी प्रथम के बाद बना। ठीक है, तो बाद नहीं 17वां शासक था। गौतमी पुत्र सातकर्णी के जो नासिक अभिलेख मिले हैं, उसके राज्याभिषेक के 18वें और 24वें वर्ष के वो। गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रथम सातवां शासक था जिसने संपूर्ण दक्षिणापथ पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो ये प्रथम सातवां शासक था जिसने दक्षिणापथ पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ठीक। गौतमी पुत्र ने आवक्स मुद्रा चलाई। तो आवक्स मुद्रा किसने चलाई थी? गौतमी पुत्र ने, जिन पर राजशिर अंकित है, जिस पर राजशिर नाम अंकित है और आवक्स मुद्रा चलाई थी, वो कौन है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र को अभिलेखों में एक बहमन शकों को हराने वाला, क्षत्रियों के दर्प को यानी कि घमंड को चूर करने वाला, क्षत्रिय
खतीय दपमान मदनस कहा गया है। गौतमीपुत्र को चतुर्वर्ण व्यवस्था का संरक्षक कहा गया है। उसने छिन्न भिन्न होती वर्ण व्यवस्था की रक्षा की तथा वर्ण संकर प्रथा को रोका। इसके बारे में जानकारी गौतमीपुत्र की मां गौतमी बलश्री की नासिक प्रसिद्ध, जो नासिक प्रसिद्धि किसकी है, गौतमी बलश्री की है। ठीक है, मिलती है जिसे पुलवामी के शासन में उत्कीर्ण करवाया था। गौतमी बलश्री की उपाधि राजश्री वधु थी। इसने बदावनीय भिक्षु संघ को नासिक में दान दिया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी के अभिलेखों के अनुसार उसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्षयरात वंश के शासक नहपान को परास्त कर उसके द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को पुनः प्रसारित करवाया। इस विजय की पुष्टि जोगलथम्बी मुद्रा भान नासिक से होती है। जोगलथम्बी ने 13,250 रजत मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिसमें से 9,270 सिक्के गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पुनः प्रसारित करवाए। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने खकरात वसीम खसेसकरस क्षयरात वंश का निर्माण। गौतमीपुत्र ने शक विजय के उपलक्ष्य में वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की। वेणकटक नगर की स्थापना की थी गौतमीपुत्र ने, की थी शक विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, ये गौतमीपुत्र सातकर्णी। और गौतमीपुत्र ने नासिक बौद्ध संघ को अज कालकीय तथा कार्य भिक्षु संघ को करकज नामक ग्राम है वो दान में दिए। और करकज पहले उषावदात नहपान का दामाद के अधिकार में था, और उषावदात ने भी इसे बौद्ध संघ में दान दिया था। इस प्रकार करजक ग्राम 2 बार बौद्ध संघ को दान में दिया गया। गौतमीपुत्र सातकर्णी का साम्राज्य विस्तार। गौतमीपुत्र के पुत्र पुलवामी के 19वें वर्ष के नासिक गुहालेख से गौतमीपुत्र द्वारा विजित निम्न क्षेत्रों का पता चलता है। ऋषिक कृष्ण नदी का तटीय क्षेत्र प्रदेश। ठीक, दूसरा है मूलक, उसके बाद अस्मक की गोदावरी का जो तटीय क्षेत्र है वो अस्मक है। ठीक है, ये गौतमीपुत्र द्वारा विजित क्षेत्र है। ठीक है, एक मूलक था। ऋषिक क्या है, कृष्ण नदी का तटीय क्षेत्र। अस्मक गोदावरी नदी का तटीय क्षेत्र। उसके बाद सौराष्ट्र, उसके बाद कुक्कुट, ये पश्चिमी जो राजपूताना है, पश्चिमी राजस्थान, उसको कुक्कुट कहा गया। ठीक है, तो वो भी है जो गौतमी ने जीता था। उसके बाद विदर्भ महाराष्ट्र वाला। ठीक है, और उसके बाद अप्रांत ये उत्तरी कोंकण तट को अप्रांत कहा गया। उसके बाद अनूप जो नर्मदा घाटी है उसको अनूप कहा गया। ठीक है, उसके बाद अवंती जो पश्चिमी मालवा है वो अवंती। ठीक है, इसके बाद आकर ये पूर्वी मालवा। तो ये सारे जीत देश है। ठीक है, वशिष्ठपुत्र पुलवामी ये 130 ईस्वी से 154 ईस्वी। ठीक है, आंध्र प्रदेश पर विजय के कारण उसे प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा गया है। नासिक अभिलेख में वशिष्ठपुत्र पुलवामी की उपाधि दक्षिण पथेश्वर आंध्र का शासक थी। जो तो दक्षिणी पति तो वो अलग थी, सातकर्णी की थी। ठीक है, लेकिन दक्षिणी पथेश्वर आ जाए तो वो किसकी है, पुलवामी की है। वशिष्ठपुत्र पुलवामी की उपाधि है। ठीक है, दक्षिणी पथेश्वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और वशिष्ठपुत्र पुलवामी को नवनगर की स्थापना की थी। इसने नवनगर की स्थापना की थी। और वशिष्ठपुत्र पुलवामी के नासिक से 4 अभिलेख मिले हैं, दूसरे, छठे और 1922वें वर्ष के। एवं कार्य से 2 अभिलेख भी मिले हैं। ठीक है, वशिष्ठपुत्र पुलवामी ने नवनगर की स्थापना की थी। से मुलाकात तो हो गई। और वशिष्ठपुत्र पुलवामी एकमात्र सातवाहन शासक है जिसका अमरावती से अभिलेख मिलता है। तो मतलब वशिष्ठपुत्र पुलवामी एकमात्र वो सातवाहन शासक है जिसका अमरावती से अभिलेख मिला है, बाकी किसी का नहीं मिला है। पुलवामी ने अमरावती के स्तूप के चारों ओर वेस्टिनिया का निर्माण कर स्तूप को संवर्धित किया। पुलवामी शक शासक रुद्रदमन से पराजित हुआ, लेकिन उसने रुद्रदमन की पुत्री से विवाह कर अपनी स्थिति मजबूत की। कन्हेरी अभिलेख में इसका वर्णन है। वशिष्ठपुत्र पुलवामी के कुछ सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज 2 मास्टेड शिप्स का चित्र बना हुआ। ये सिक्के कोरोमंडल तट से मिले हैं। 2 पतवारों वाले जहाज का जो एक सिक्का मिला है वो किसका है, पुलवामी का है, वशिष्ठपुत्र पुलवामी का। ठीक है, और वशिष्ठपुत्र पुलवामी के ये सातवाहन शासक थे। वशिष्ठपुत्र पुलवामी के अभिलेख ही सातवाहन वंश के आंध्र प्रदेश में पाए जाने वाले सबसे प्राचीन अभिलेख है। तो जो पुलवामी के अभिलेख ही सातवाहन वंश के आंध्र प्रदेश में पाए जाने वाले सबसे प्राचीन अभिलेख है। ठीक है, और पुराणों में
पुलवामा को पुलोमा कहा गया है, कि पुराना नाम क्या कहा गया है, पुलोमा। यज्ञश्री सातकर्णी ये 174 से 203 ईस्वी, इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था ये यज्ञश्री यज्ञश्री सातकर्णी ये अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। उसने शकों द्वारा जीते गए भूभाग को पुनः जीता, शकों द्वारा जीते गए भूभाग को पुनः जीता। और इसके सिक्कों कोरोमंडल तट से प्राप्त पर जहाज के चित्र बने हुए हैं, जो कि इसके समुद्र प्रेम व व्यापार के प्रति लगाव को दर्शाते हैं। मछली व शंख के चित्र भी यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर मिले हैं। नागार्जुन यज्ञश्री सातकर्णी का मित्र एवं समकालीन था। पुलवामा चतुर्थ इस वंश का अंतिम शासक था। पुलवामा चतुर्थ इस वंश का अंतिम शासक था। सातवाहन समाज, संस्कृति और प्रशासन देखेंगे। समाज देखेंगे। सातवाहन कालीन समाज 4 जातियों में बटा था, जिसका आधार क्या था, व्यवसाय था। ठीक है, व्यवसाय। और सातवाहन कालीन समाज प्रशासन में कैसा था, मात्र सत्ता था। ठीक है, लेकिन उत्तराधिकार पिता से प्राप्त पुत्र को ही प्राप्त होता था। इसे काल की 2 रानियों नागानिका और सातकर्णी प्रथम की रानी तथा गौतमी वलश्री ने प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी को आगमन निलय यानी वेदों के आश्रय और अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। इसको गौतमी पुत्र सातकर्णी को उसने छिन्न भिन्नोती वन व्यवस्था को फिर से जो स्थापित किया था। ठीक है, उसके बाद प्रशासन देखते हैं। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। सातवाहन प्रशासन मौर्य प्रशासन की अनुकृति थी, यानी कि उससे प्रभावित था। और उसके समय जिलों जो डिस्ट्रिक्ट है, जिलों को मौर्य काल की तरह आहार कहा जाता था। क्या, आहार सातवाहन वंश में। ठीक है, और सातवाहन अभिलेखों में कटक और स्कंधावर शब्दों का अत्यधिक प्रयोग है। ये सैनिक शिविर थे। कटक और स्कंधावर ये क्या थे, ये सैन्य शिविर थे, जो प्रशासन के केंद्र के रूप में भी काम करते थे। इससे सातवाहन शासक सैनिक लक्षण प्रकट होता है। और क्षत्रिय सातवाहनों का राज्य न था। क्या था, अब पूछा जा सकता है कि जो क्षत्रिय और विहार, तो जो क्षत्रिय है वो क्या थे, किसका मतलब वो राज्य न है, तो सातवाहनों का है। सातवाहनों का क्या है, राज्य न, क्षत्रिय। ठीक है, और सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी, प्राकृत, और लिपि क्या थी, ब्राह्मी। राजकीय भाषा थी प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। और गांव का प्रशासक गोलमिक, गांव का प्रशासन गोलमिक कहलाता था। और गोलमिक सैनिक टुकड़ी का प्रधान भी होता था। ठीक है, गोलमिक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। और हालिक भी ग्राम प्रशासन के अधिकारी थे। इस समय सामंतों की 3 श्रेणियां थी। कौन कौन कितनी थी, 3। पहली श्रेणी में राजा, दूसरी श्रेणी में महाभोज और तीसरी श्रेणी में सेनापति था। राजा, महाभोज, सेनापति। ठीक है, उसके बाद भूमिदान देखते हैं। भूमिदान, ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा को सातवाहन में किया था। तो ब्राह्मणों को जो भूमिदान देने की जो प्रथा है उसको किसने प्रारंभ किया था, सातवाहनों ने किया था। हालांकि उन्होंने अधिकतर भूमिदान है जो बौद्ध भिक्षुओं को दिया था ना। हालांकि जो अधिकतम जो भूमिदान है वो किसको दिया था, बौद्धों को दिया था। किन्होंने, सातवाहनों ने। गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक लेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो नासिक लेख है वो प्रथम अभिलेख की साक्ष्य है, जिसमें भूमिदान के साथ शुल्क मुक्ति एवं अन्य विशेषाधिकारियों की चर्चा की गई है। इस भूमिदान की प्रथा ने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण एवं सामंतवाद को जन्म दिया, क्योंकि गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में प्रशासनिक अधिकारियों को भी वेतन के बदले मुक्त भूमिदान दी जाने लगी। सिक्के, तीसरा सिक्के। सातवाहनों ने कुषाणों की भांति सोने के सिक्के वो नहीं चलाए। सोने का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया जाता था। उनके अधिकांश सिक्के शीशे के हैं। अधिकांश सिक्के किसके हैं, शीशे के हैं। और सातवाहनों ने प्रोटीन, तांबे और कांसे की भी मुद्रा चलाई। प्रोटीन, ताम्र, जिंक, सीसा, टिन का मिश्रण था। ठीक है, सातवाहनों की मुद्रा पर राजशीर, 5 पत्तियों वाला क्षैतिय वृक्ष, 5 पत्तियों वाला जो लीफ है, 5 पत्तियों वाला क्षैतिय वृक्ष, ये स्वास्तिक का जो अंकन है उन मुद्राओं पर। ठीक है, तो राजशीर इंपोर्टेंट है कि राजशीर का अंकन किसकी मुद्राओं पर है, सातवाहनों की मुद्रा पर है। जहाज का अंकन वाले सिक्के किसके थे, शीशे के थे, जहाज के अंकन वाले। सातकर्णी प्रथम ने सर्वप्रथम राजा के नाम से सिक्के चलाए थे। सर्वप्रथम राजा के नाम से किसने चलाए थे, सातकर्णी प्रथम ने। और आवक्ष मुद्रा बालगढ़, छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई है आवक्ष मुद्रा, छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई। और किसकी है, सातवाहनों की है। ठीक है, सातवाहनों की है। और करसापण यानी कि कहापनिया का प्रथम अभिलेख की साक्ष्य नगनी का कंधाना घाट अभिलेख है, कारसापन का। ठीक है, और भारी मात्रा में मिले सातवाहन रोमन सिक्कों के बढ़ते हुए व्यापार की ओर
संकेत करते हैं। ठीक है, और महारथी या महाभोज बड़े सामंत होते थे। महारथी या महाभोज ये बड़े सामंत होते थे और जिन्हें अपने क्षेत्र में सिक्के उत्कीर्ण करने का अधिकार था। उसके बाद बात करते हैं व्यापार की। यहाँ कपास का भारी मात्रा में उत्पादन होता था। यहाँ कपास का भारी मात्रा में उत्पादन होता था। बड़ौच इस समय का मुख्य बंदरगाह वो व्यापारी केंद्र था। सातवाहन काल में पश्चिमी व दक्षिणी भारत में तगर, तेर, पैठन, धान्यकटक, अमरावती और नागार्जुनिकोंडा, भड़ोस, सोपारा, अरिकमेडु, कावेरीपट्टनम आदि समृद्ध नगर थे। व्यापार में चांदी व तांबे के सिक्के का प्रयोग होता था, जिसे कांसापन कहते थे। पुलुवामी के कारले लेख में कारुकर शब्द कारीगरों के लिए आया है और व्यापारियों एवं शिल्पियों में महायान बौद्ध धर्म प्रचलित था। बाकी समाज में वैष्णव एवं शैव धर्म की प्रधानता थी। शिल्पियों में गंधिकों का बार बार उल्लेख मिलता है। गंधिक इत्र बनाते थे। ठीक, स्तूप स्तूप इस समय सबसे महत्वपूर्ण शैती कारले का स्तूप एवं अमरावती का स्तूप है। जो ये किस समय थे? आपके सातवाहनों के समय थे। ये जो कारले का स्तूप है ये सब किसके समय थे? सातवाहनों के समय। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा, आंध्र प्रदेश में जो नागार्जुनकोंडा है गुंटूर जिले में, कहाँ पे है? गुंटूर जिले में। और अमरावती सातवाहनों एवं उनकी उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के काल में बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। ठीक है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा गुंटूर जिले में है और अमरावती सातवाहनों एवं उसके उत्तराधिकारी इक्ष्वाकु वंश है, उसके काल में बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। कौन सा? नागार्जुनकोंडा और अमरावती। और अमरावती स्तूप का निर्माण है 200 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 200 ईसा पूर्व में। और इसका पता सर्वप्रथम मैकेंजी ने 1797 में बताया था। उसके बाद बात करते हैं इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक श्री शांतिमूल था। कौन था? श्री शांतिमूल था। और श्री शांतिमूल ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक कौन है? श्री शांतिमूल। नागार्जुनकोंडा अभिलेख से ज्ञात होता है कि इक्ष्वाकु नरेश वीर पुरुष दत्त ने उज्जैन के शक नरेश की कन्या रुद्र भट्टारिका से विवाह किया था। ठीक है, इस वंश के शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। जो इक्ष्वाकु वंश है तो जो शासक है वो किस धर्म के अनुयायी थे? ब्राह्मण धर्म के थे। ठीक है, किस धर्म के? ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। किंतु इनकी रानियां बौद्ध धर्म का पालन करती, किंतु इनकी जो रानियां होती थी वो बौद्ध धर्म से संबंधित थी या बौद्ध धर्म का पालन करती थी। पुराणों में इक्ष्वाकु वंश को श्री पर्वत का शासक एवं आंध्रों का नौकर कहा गया है। इक्ष्वाकुओं ने अपनी राजधानी अमरावती, धान्यकटक किसका नाम है? अमरावती का नाम है। धान्यकटक किसका नाम है? अमरावती का नाम है। ठीक है, धान्यकटक या अमरावती से हटाकर नागार्जुनकोंडा बना दी। क्या बनाई? नागार्जुनकोंडा। और नागार्जुनकोंडा का दूसरा नाम क्या है? विजयपुरी है। तो विजयपुरी दूसरा नाम किसका है? नागार्जुनकोंडा का दूसरा नाम क्या है? विजयपुरी है। और ईंटों के मंदिर का सर्वप्रथम जो निर्माण है वो इक्ष्वाकुओं ने किया था। ईंटों के मंदिरों का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? इक्ष्वाकुओं ने किया था। और आबिर वंश के संस्थापक ईश्वर सेन ने 248 से 249 ईस्वी के लगभग कलसूरी चरी संवत की स्थापना की। और छठू सातकर्णी वंश का महाराष्ट्र के कुंतल में शासन था। इस वंश का अंत है वो पद्म वंश द्वारा किया गया। और व्रत खलायन वंश की राजधानी पिथुन थी। व्रत फलायन वंश की राजधानी क्या थी? पिथुन। और सालकायन वंश की राजधानी क्या थी? वेंगी थी। ये और पश्चिमी गंग वंश का शासक कोंगू वर्मन था, जिसे कोलार से शासन किया। और 6वीं शताब्दी ईस्वी में कोंकण में मौर्य वंश का उल्लेख हुआ है। इसकी राजधानी एलिफेंटा द्वीप पर स्थित पुरी या दारापुरी थी। उसके बाद बात करते हैं विदेशी आक्रमण या इंडो ग्रीक। भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ, जिसका उल्लेख गार्गी संहिता, युग पुराण खंड एवं मालविका अग्निमित्र में मिलता है। भारत में इंडो ग्रीक के 2 वंशों ने शासन किया। और डेमोट्रियस वंश या यूथ्रेडेमस, इसकी राजधानी साकल या सियालकोट थी। ठीक है, क्या थी? साकल या सियालकोट, जो भी नल्ले पाक में है। ठीक है, और डेमेट्रियस यूथ्रेडेमस मिनांडर इंस्टीट्यूट प्रथम इंस्टीट्यूट द्वितीय शासक हुए इससे डेमेट्रियस या यूथ्रेडेमस वंश के। ठीक है, उसके बाद आते हैं यूक्रेटाइडिस वंश। इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। वे भी नल्ले पाक में है। और यूक्रेटाइडिस एंटियालकिड्स हर्मेस इसी वंश को शासक हुए थे यहाँ से। ठीक है, और इंडो ग्रीक शासकों का इतिहास जानने का मुख्य जो स्रोत है वो सिक्के हैं।
सिक्के हैं, ठीक है। इसके इंडो ग्रीक शासकों का इतिहास जानने के मुख्य स्रोत, ठीक है। और सिकंदर की मृत्यु के बाद पश्चिमी एशिया में सेल्यूकस ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। सिकंदर की मृत्यु के बाद पश्चिमी एशिया में सेल्यूकस ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया और उसके पुत्र एंटियोकस द्वितीय के समय बैक्टीरिया और पर्थिया ने 250 ईसा पूर्व में विद्रोह करके स्वतंत्रता प्राप्त की, जिसका शासक डियोडोटस प्रथम था। कौन था? डियोडोटस प्रथम। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात भारत के उत्तर पश्चिम में बैक्टीरिया की यूनानी बस्ती बस गई, जिन्हें प्राचीन भारतीय साहित्य में यवन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डेमेट्रियस, ठीक है। डेमेट्रियस ने 183 ईसा पूर्व के लगभग भारतीय सीमा में प्रवेश कर पंजाब के कुछ भाग को जीतकर साकल सियालकोट नलेपाक को अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस पहला इंडो ग्रीक शासक था जिसने भारत में अपना राज्य स्थापित किया। डेमेट्रियस पहला इंडो ग्रीक शासक था जिसने यूनानी व खरोष्टी दोनों लिपियों वाले सिक्के चलाए। डेमेट्रियस के पुत्र अगाथोक्लिस ने ब्राह्मी एवं ग्रीक के द्विभाषी सिक्के चलाए, जिस पर लक्ष्मी, कृष्ण, वासुदेव एवं बलराम की आकृति अंकित है। और यूथिडेमस डेमेट्रियस के बाद इंडो ग्रीक शासक बना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मिनांडर। सबसे प्रसिद्ध यवन शासक मिनांडर 160 से 120 ईसा पूर्व था इसका शासन का, और ये डेमेट्रियस कुल का था। किस कुल का? डेमेट्रियस कुल का था, ठीक है। डेमेट्रियस इसे भारतीय बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है। और भारतीय बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है? मिलिंद कहा गया है। जो मिलिंद बनो है मिनांडर और इसकी नाग इनकी है, ठीक है। क्या कहा गया है बौद्ध साहित्य में? मिलिंद कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, और मिनांडर की राजधानी क्या थी? साकल ये अभी नलेबाग में है, ठीक है। और मिनांडर ने बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, ठीक है। किससे ली थी? बौद्ध भिक्षु नागसेन से, ठीक है। और नागसेन और मिनांडर का जो मिलिंद पनोब उनकी रचना, ठीक है। और प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पनोब में नागसेन और मिनांडर की दार्शनिक वार्ता संकलित है, ठीक है। और पाली ग्रंथ मिलिंद पन्नो, ये कैसा ग्रंथ है? मिलिंद पन्नो किस भाषा में? पाली ग्रंथ है, पाली में, ठीक है। मिलिंद पन्नो पाली का है, ठीक है। और इसकी रचना किसने की थी? नागसेन ने की थी। कौन था? बुद्ध भिक्षु था। और और किसका साथ में जिक्र है? मिनांडर का, ठीक है। मिलिंद का। और इसमें 7 अध्याय है। मिनांडर हीनयान का उपासक था, मतलब ना मिनांडर किस बौद्ध धर्म का तो था, ठीक है, लेकिन उसके बौद्ध धर्म के अंदर ही जो हीनयान है उसका उपासक था, ठीक है। और मिलिंद पन्नो में मिनांडर का कथन है, यदि मैं इस समय भिक्षु हो जाऊं तो अधिक काल तक जीवित न रह सकूंगा, क्योंकि मेरे शत्रुओं की संख्या अधिक है। और मिनांडर की काशी मुद्राओं पर धर्म चक्र का चिन्ह मिलता है, जबकि अन्य मुद्राओं में धर्मिकस की उपाधि है। तो धर्मिकस की उपाधि किसकी? मिनांडर की है, ठीक है। और मिनांडर ने त्रिभाषिक लेख युक्त मुद्राएं चलाई। त्रिभाषिक लेख युक्त मुद्राएं किसने चलाई थी? मिनांडर ने। भारत में पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सर्वप्रथम सोने के सिक्के वो मिनांडर ने चलाए। पश्चिमोत्तर भारत में जो विशेषता, पश्चिमोत्तर में सोने के सिक्के वो किसने चलाए थे? मिनांडर ने। जबकि यूक्रेटाइडिस सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाला इंडो ग्रीक शब्द था। सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाला शासक कौन था? यूक्रेटाइडिस, ठीक है। और बेराट से मिनांडर की मुद्राएं मिली है। मिनांडर की मुद्राएं मिली है। रे एवं सिनकोट अभिलेख मिनांडर के हैं। रे और एवं सिनकोट अभिलेख किसके हैं? मिनांडर के हैं। प्लूटार्क के अनुसार मिनांडर की मृत्यु सैनिक शिविर में हुई थी। और स्टेटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के चलाए थे, ठीक है। यूक्रेटाइडिस डेमेट्रियस इनकी धर्म मित्र के बाद यूक्रेटाइड्स या यूक्रेटाइडिस ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। और ये नल्लेबाग में अभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, ठीक है। और यूक्रेटाइडिस की एक मुद्रा पर कपिसा के नगर देवताओं को उल्लेख यूक्रेटाइडिस की एक मुद्रा पर है। एंटियालकिड्स शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया। हर्मियस
यूक्रेटाइडिस वंश का भारत में अंतिम इंडो ग्रीक शासक था। इंडो ग्रीक शासन का प्रभाव। इंडो ग्रीक शासकों से पूर्व भारतीय सिक्कों पर राजा का नाम अंकित नहीं किया जाता था। ठीक है। और इंडो ग्रीक शासकों ने सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के तथा सोने के सिक्के जारी किए। किसने किए थे? इंडो ग्रीक शासकों ने। और सांचे में डले ठप्पा विधि यूनानियों की देन है। इनकी अधिकांश मुद्राएं रजत की है, चांदी की है। ठीक है। और सर्वप्रथम भारत में द्विभाषी एवं द्विलिपि ये जो मुद्रा यूनानियों ने चलाई थी। किसने चलाई थी? यूनानियों ने। यवनिका नाटक में प्रयुक्त पर्दा भारतीय साहित्य में अपनाया गया। और ग्रीक आक्रमण ने भारतीय ज्योतिष, सिक्कों, नाटक एवं कला विशेषत मूर्ति कला पर प्रभाव डाला। यवन जातक ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है। गांधार मूर्तिकला स्पष्ट यूनानी प्रभाव से प्रेरित है। और महाभारत में यवनों को सर्वज्ञ यवन कहा गया है। क्या कहा गया है? सर्वज्ञ यवन कहा गया है। तथा ये कहा गया है कि यवन मलेच्छ है, किंतु यद्यपि यवन मलेच्छ है किंतु अपने ज्ञान के कारण पूजनीय है। ठीक है। उसके बाद पर्थियन या पहलव पढ़ते हैं। पर्थियन या पहलव को एक ही बात है। इनका मूल निवास ईरान था। क्या था? ईरान, पर्शिया, उसमें नाम था पर्शिया। ठीक है। और भारतीय साहित्य में इनको शकों के साथ उल्लेखित किया गया तथा तथा दोनों को शक पहलव कहा गया। दोनों को क्या कहा गया है? शक पहलव कहा गया है। और वोलोनीज भारत में पहला पहलव शासक है। पहला पहलव शासक था। जबकि पर्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मित्रदात प्रथम था। और पहलव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गोंडो फर्निस था। ठीक है। 20 से 41 ईस्वी था। और इसने देवव्रत की उपाधि दान की थी। तो देवव्रत की उपाधि वो किसने दान की थी? गोंडो फर्निस ने की थी। ये क्या था? पहला शासक था। ठीक है। और सबसे शक्तिशाली था। ओके। गोंडो फर्निस की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। गोंडो फर्निस की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। ठीक है। और गोंडो फर्निस ने तख्तेबाई अभिलेख पेशावर जो नले में है वहाँ पे गोंडो फर्निस को गुद्वर या मृदु हवर कहा गया है। ये अभिलेख खरोष्ट लिपि में है। ठीक है। उसके शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म प्रचार करने भारत आया। सेंट थॉमस की मृत्यु मैलापुर, मद्रास में हुई थी। ठीक है। और पर्थियन शासकों के सिक्कों पर भी धर्मिकस की उपाधि मिलती है। और इस साम्राज्य का अंत है वो किसके द्वारा हुआ था? कुषाणों द्वारा हुआ। अंत कुषाणों द्वारा हुआ। किस वंश का? पहलव वंश का। पर्थियन या पहलव वंश का। ठीक है। अब देखते हैं शक। पहलव के बाद शक देखते हैं। शक मध्य एशिया से भारत आए थे। कहाँ से आए थे? मिडिल एशिया से भारत आए थे। और शकों को भारतीय साहित्य में सीथियन कहा गया। शक सीथियन क्या कहा गया है? शक सीथियन। तो ये मिडिल एशिया से भारत आए थे, इनको सीथियन कहा गया है। और शक शासक शाहानुशाही कुषाणों के सामंत की उपाधि धारण किया करते थे। शाहानुशाही किसकी उपाधि थी? शकों की थी। किसकी थी? शकों की थी। और मिलिन पन्नों में भी शक जाति का उल्लेख है। चीनी लेखों में शक जाति के लिए सही नाम का प्रयोग हुआ है। तो सही नाम का प्रयोग किसके लिए हुआ है? शकों के लिए हुआ है। किसमें? चीनी ग्रंथों में। ठीक है। और शक शासक मुरुन की उपाधि भी धारण करते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वामी। और ईस्टर्न कोनो ने इसे एक शक मुरुन जाति के नाम से पुकारते हैं। और शकों को जो क्षत्र प्रणाली है वो कहाँ से ग्रहण की थी? ईरान से की थी। किसने? शकों ने क्षत्र प्रणाली कहाँ से ग्रहण की थी? ईरान से ग्रहण की थी। और भारत में क्षत्र प्रणाली का प्रचलन है वो किसने किया था? शकों ने किया था। जो क्षत्र प्रणाली का जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो किसका है? शकों का। और शकों ने कहाँ से ग्रहण की थी? ईरान से की थी, पर्शिया से की थी। ठीक है। अब देखते हैं शकों की 5 शाखाएं भी थी। अफगानिस्तान, उसके बाद पंजाब, उसके बाद मथुरा, पश्चिमी भारत और ऊपरी दक्कन। शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। शक राजाओं को क्या? क्षत्रप कहा जाता था। ठीक है। और शकों की भारत में 2 शाखाएं हो गई थी। शकों की भारत में कितनी थी? 2 शाखाएं थी। कौन कौन सी? पहली शाखा है आपकी उत्तरी क्षत्रप, जो तक्षशिला और मथुरा के आसपास थे। तक्षशिला और मथुरा के आसपास। और दूसरी थी पश्चिमी क्षत्रप, जो नासिक और उज्जैन में थे। नासिक और उज्जैन वाली तो पश्चिमी क्षत्रप, और उत्तरी क्षत्रप तक्षशिला और मथुरा वाली। उसके बाद बात करते हैं उत्तरी क्षत्रप की। ठीक है। तक्षशिला का प्रथम शक शासक मैऊस या मावेज था, जो भारत का प्रथम शक शासक था। ठीक है। और मावेज के शासनकाल में शक शक्ति का विस्तार मथुरा तक हो गया था। और तक्षशिला ताम्रपत्र अभिलेख मोयस मावेज का है। पर्थियन शासक वोरोनिज मावेज का समकालीन था। पर्थियन शासक वोरोनिज किससे समकालीन था? मावेज का समकालीन था। ठीक है। और षोडश शक क्षत्रप था।
षोडश किस कौन था? षोडश या षोडश शक क्षत्रप था। ठीक है। मथुरा का प्रथम शक शासक राजुल या राजपुल या था, जिसका मथुरा सिंह शीर्ष अभिलेख है। पश्चिमी क्षत्रप ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण मोरा अभिलेख में भी राजुल का उल्लेख है। पश्चिमी क्षत्रपों में क्षयरात वंश, नासिक का लहपान तथा कार्दमक वंश, चष्टन वंश, उज्जैन का रुद्रदमन अधिक प्रसिद्ध थे। शकों ने पश्चिम भारत में लगभग 4 सदियों तक शासन किया और बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के चलाए। चष्टन वंश का संस्थापक कौन था? चष्टन था। और रुद्रदमन उज्जैन का सर्वाधिक प्रसिद्ध शक राजा था। उसने 130 से 150 ईस्वी तक सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालव, काठियावाड़ और गुजरात के एक बड़े भाग पर शासन किया। रुद्रदमन ने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो महाक्षत्रप की उपाधि वो किसने धारण की थी? रुद्रदमन ने धारण की थी। रुद्रदमन ने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। रुद्रदमन ने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? रुद्रदमन ने। और रुद्रदमन ने गिरनार की प्रसिद्ध सुदर्शन झील की बिना बेगार के मरम्मत कराई थी। बिना बेगार के मतलब जो भी काम करने वाले थे वो उनको जो भी उनकी मजदूरी थी वो दी थी प्रॉपर। ठीक है। तो ये थी। और इस झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। जो सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो रुद्रदमन ने कराया था, मौर्य काल में कराया था। कब कराया था? मौर्य काल में कराया था और बिना बिगाड़ दिए। और इस समय सौराष्ट्र का प्रांतपाल सुविशाख था। ठीक है। और रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख है। रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में लिखित ऐसा प्रथम अभिलेख है। तो पूछा जाए तो संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो रुद्रदमन का अभिलेख है। किसका है? सॉरी, जूनागढ़ का। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ जो अभिलेख है वो संस्कृत भाषा का प्रथम है। संस्कृत भाषा का प्रथम है। ठीक है। और इससे पूर्व के सभी अभिलेख प्राकृत में थे। और इससे पूर्व के जो भी अभिलेख थे वो किसमें थे? प्राकृत में थे। और इसने संस्कृत को राजकीय संरक्षण दिया। संस्कृत को राजकीय संरक्षण किसने दिया था? रुद्रदमन ने। ठीक। उसके बाद शेल्डन पोलाक के अनुसार राजनीतिक प्रयोजनों हेतु संस्कृत का प्रयोग संभवत शकों द्वारा उसके राजनीतिक प्रभुत्व हेतु अपनाया गया। और ये सांस्कृतिक नवाचार ही था कि एक नए युग का नाम उसके नाम पर रखा गया। अमेरिका में जन्मे शेल्डन पोलक को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया। और शकों के भारतीकरण की प्रक्रिया को उनके वैवाहिक संबंधों से गति प्राप्त हुई। उनके अभिलेखों में भी संस्कृत का प्रयोग भी उनके भारतीकरण को दर्शाता है। रुद्रदमन ने सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलवामे को 2 बार पराजित किया। जो वशिष्ठ पुत्र पुलवामे ये सातवाहन शासक था, इसको रुद्रदमन ने। ठीक है। तो ये देखा हमने। तो वशिष्ठ पुत्र पुलवामे को 2 बार पराजित जिसने किया था? रुद्रदमन ने किया था। ठीक है। और रुद्रदमन जो कि क्या है? शक शासक है। क्या है? शक शासक है। और कहाँ कौन सी? शकों की 2 भारत में शाखाएं थी, एक पूर्वी थी, एक उत्तरी थी। तो ये आपकी सॉरी पश्चिमी, जिसमें पश्चिमी ये उज्जैन और ये वाला आता था। तो वहाँ का उस शाखा का ये था रुद्रदमन। ठीक है। और किंतु निकट संबंधी होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। जूनागढ़ अभिलेख में यही मिलता है कि 2 बार पराजित किया था, लेकिन निकट संबंधी होने के कारण वो दया दिखाकर रुद्रदमन ने छोड़ दिया। ठीक। और रुद्रदमन चष्टन का पुत्र जयदमन का पुत्र था। रुद्रदमन चष्टन का पुत्र व जयदमन का पुत्र था। ठीक है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। ठीक है। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने 4वीं शताब्दी में अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर शक शक्ति का उन्मूलन किया। ठीक है। शक शक्ति का मतलब उन्मूलन किसने किया था? गुप्त शासक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है। ठीक है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो उसने है वो रुद्र सिंह तृतीय शक शासक। उस समय 4वीं शताब्दी में, कब? 4वीं शताब्दी में रुद्र सिंह तृतीय करके नामक शासक हुआ था। तो उसको है जो निर्णायक रूप से पराजित किया और शक शक्ति का उन्मूलन कर दिया। रुद्रदमन प्रथम गंधर्व विद्या संगीत में प्रवीण था। गंधर्व विद्या संगीत में प्रवीण कौन था? रुद्रदमन प्रथम। किस विद्या में? गंधर्व विद्या, जो कि संगीत की एक विद्या है, उसमें प्रवीण था। ठीक है। और रुद्रदमन प्रथम गंधर्व विद्या संगीत में प्रवीण था। रुद्रदमन नामक सिक्का शक शासक रुद्रदमन ने चलाया था। भारत में सर्वप्रथम संस्कृत व तिथि लेख युक्त वो सिक्के हैं वो शक शासक रुद्रदमन ने चलाए थे। संस्कृत तिथि लेखित जो तिथि लेख युक्त है सिक्के वो किसने चलाए थे? शक शासक रुद्रदमन ने। ठीक है।
और अभिलेखों में रुद्रदमन को भ्रष्टराज प्रतिष्ठापक कहा गया है। भ्रष्टराज प्रतिष्ठापक किसको कहा गया है? रुद्रदमन को कहा गया है। कहाँ पे? अभिलेखों में। ठीक है। अब और अंधो अभिलेख कच्छ की खाड़ी से पता चलता है कि रुद्रदमन ने सुदर्शन के साथ सह शासक के रूप में शासन किया और रुद्रदमन ने चांदी की मुद्रा चलाई। रुद्रदमन वैदिक धर्मानुयायी था। रुद्रदमन वेदों को मानता था। ठीक है। और शक सातवाहन काल में सोन ने उन चांदी के सिक्कों का की विनिमय दर 1:3.5 थी। ठीक है। और शकों की मुद्रा ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी 3 लिपियां युक्त थी। ठीक है। तो शकों की जो मुद्रा है वो ओनली ब्राह्मी में नहीं मिलती है, ब्राह्मी में भी मिलती है, खरोष्टी में भी मिलती है और यूनानी में भी मिलती है। सर्वप्रथम भारत में प्रथम तिथि युक्त जो संवत है मुद्रा शासकों ने शकों ने जारी की थी। ठीक है। तिथि युक्त मुद्रा युक्त ऐसा कुछ आ जाता है वो शक होगा उसका उत्तर। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्षयरात वंश। क्या? क्षयरात वंश। क्षयरात वंश का प्रथम शासक था। कौन था? भूमक। और नहपान भूमक का उत्तराधिकारी था। ठीक है। और नासिक अभिलेख संख्या 10 के अनुसार नहपान के दामाद उषावदात या ऋषभ दत्त ने ब्राह्मणों व बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया। और नहपान की राजधानी क्या थी? मीनन नगर थी। क्या थी? मीनन नगर। और कन्नेरी अभिलेख में कार्ले के बौद्ध संघ के लिए कज्जिक ग्राम के दान का उल्लेख मिलता है। और इसी अभिलेख में वर्णसा प्रभास के ब्राह्मणों को गांव देने का उल्लेख है। शक मुद्राओं पर शिव पार्वती के चित्र मिलते हैं। प्राकृत जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक के अनुसार शक नरेश शाही कहलाते थे। ठीक है। और इसमें उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा जैन धर्म ग्रहण करने का वर्णन विक्रमादित्य द्वारा शकों को 57 ईसा पूर्व में पराजित कर विक्रम संवत जारी करने का उल्लेख है। और इसे मालव संवत भी कहते हैं। किसको? गुप्त जो शक संवत है उसको विक्रम संवत को मालव संवत भी कहते हैं। ठीक है। मालव संवत भी कहते हैं। और 57 ईसा पूर्व किसको? शकों को पराजित करके मालव संवत। ठीक है। विक्रम संवत को मालव संवत कहते हैं और 57 ईसा पूर्व। और जिस प्रकार कोई महान पराक्रम करने पर रोमन सम्राट सीजर की उपाधि धारण करते थे, उसी प्रकार भारतीय शासक विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते थे। ठीक है। और बताते हैं गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध तथा मध्यकाल में बात की जाए तो हेमू अंतिम व 14वां शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो टोटल 14 जनों ने की थी। हेमू उसमें पहला था और प्रसिद्ध भी था, ताकतवर भी था। और उसके बाद की मध्यकाल में हेमू ने वो उपाधि धारण की थी और हेमू 14वां शासक था। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कुषाण वंश की। कुषाणों का उद्गम चीन का पश्चिमी क्षेत्र में मध्य एशिया है। ये यूची तोचारी या तोखारी कबीले से संबंधित है। कालांतर में यूची कबीला 5 भागों में बट गया। इनमें से कोई चाऊ आगा शाकास ने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की। कुजूल कडफिसस प्रथम ये कुषाण वंश का प्रथम शासक था। इसके प्रारंभिक सिक्कों पर यूनानी राजा हर्मियस की आकृति उत्कीर्ण है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह पहले हर्मियस के अधीन था। इसने रोमन सिक्कों की नकल पर तांबे के सिक्के डलवाए तथा महाराजा धीराज एवं धर्मथित्त की उपाधि धारण की। ये सिक्के द्विलिपिक यूनानी खरोष्टी थे। और विम कडफिसस द्वितीय सर्वप्रथम इसने ही भारत में कुषाण वंश की वास्तविक सत्ता स्थापित की। विम कडफिसस ने। ठीक है। और विम ने बड़ी मात्रा में सोने एवं तांबे के सिक्के चलवाए। विम शैव मत का अनुयायी था। किस मत का? शैव मत का अनुयायी था। इसके सिक्कों पर ही सर्वप्रथम शिव, नंदी एवं त्रिशूल की आकृतियां मिलती है। इसने महेश्वर की उपाधि धारण की। कुषाणों में भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के विम कडफिसस ने ही चलाए थे। यवन शासक एजेस द्वितीय की चांदी की मुद्राओं में मिलावट एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ती स्वर्ण मुद्राओं की साख के कारण विम कडफिसस को स्वर्ण मुद्रा जारी करने के लिए प्रेरित किया गया। वेदी पर यज्ञ में लगे राजा की आकृति वाले सिक्के भी सबसे पहले
वेमकटफिसस ने चलाए थे। और मथुरा के मार्च से सिंहासन पर विराजमान वेमकटफिसस की मूर्ति मिली है कनिष्क प्रथम 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक। ठीक है, 78 से 101 ईस्वी तक। और कनिष्क महानतम कुषाण शासक हुआ, जो 78 ईस्वी में वह गद्दी पर बैठा, 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा एवं देवपुत्र की उपाधि धारण की। देवपुत्र की उपाधि कनिष्क प्रथम की थी। कनिष्क प्रथम को द्वितीय अशोक कहा गया है। द्वितीय अशोक इसको, कनिष्क प्रथम को द्वितीय अशोक भी कहा गया है। ठीक है। और कंकाली टीला अभिलेख मथुरा में कनिष्क को महाराजा धीराज देवपुत्र कनिष्क कहा गया है। ठीक है। और उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था। ठीक है, जो शक संवत के नाम से प्रसिद्ध है। शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने। और कनिष्क के साम्राज्य की राजधानी पेशावर, पुरुषपुर या पुष्प कलावती, चरसिद्धा तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। ठीक है, पेशावर ये नले भाग में। और राजतरंगिणी में उल्लेख है कि कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। और कनिष्क ने तक्षशिला में सिरमुख नामक स्थान पर एक नए नगर का निर्माण किया। हैनसांग ने पुरुषपुर में कनिष्क द्वारा निर्मित विहार को देखा था। कनिष्क ने पेशावर में स्तूप का निर्माण कराया था। पुरुषपुर पेशावर स्थित कनिष्क चैत्य का निर्माण वास्तुकार अंगिलस ने किया था। और यह पहला चैत्य है जिसमें लोहे के छत्र का प्रयोग हुआ है। श्री धर्म पिटक निदान सूत्र के चीनी अनुवाद से ज्ञात होता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा अनु का मुर्गा प्राप्त किया। ठीक है। और मत्थर राजनीति एवं एजिसिलाओस ग्रीक इंजीनियर कनिष्क के दरबार में थे। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन जैसे बौद्ध विद्वान थे तथा प्रसिद्ध चिकित्सक चरक भी रहता था। ये किसके दरबार में था? कनिष्क के दरबार में था। वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक, ये देखो, अगर चरक और इनका वसुमित्र का समकालीन पूछे तो बिल्कुल ये दोनों समकालीन थे। अश्वघोष चरक समकालीन थे, नागार्जुन चरक समकालीन थे, कनिष्क और ये भी समकालीन थे। और कनिष्क के आसपास के कोई भी शासक पूछे और इनका नाम पूछे तो भी ये कंटेम्परेरी थे। ठीक है, होंगे, ये कॉमन सेंस से कर देना। आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता की रचना चरक ने की थी। और चरक कनिष्क का राजविधि था। क्या था? राजविधि था तथा चरक कार्य चिकित्सा के प्रणेता थे। और माध्यमिक दर्शन के आचार्य नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की। और नागार्जुन विदर्भ का रहने वाला ब्राह्मण था। नागार्जुन विदर्भ का रहने वाला एक क्या था? रहने वाला ब्राह्मण था। ठीक है। और माध्यमिका दर्शन किसकी है? नागार्जुन की क्या है? माध्यमिका दर्शन के आचार्य नागार्जुन ने। प्रज्ञा पारमिता ये भी किसकी है? नागार्जुन की है। ठीक है। प्रज्ञा पारमिता सूत्र किसका है? नागार्जुन की है। ठीक है। और मातृछेट वह संघरक्ष अन्य विद्वान थे। संघरक्ष कनिष्क का पुरोहित था। मातृछेट ने अर्ध्य शतकम ग्रंथ लिखा था। अर्ध्य शतकम किसने? मातृछेट ने। ठीक है। चीन के साथ युद्ध, कनिष्क ने चीनी सेनापति के पास दूध भेजकर हान वंशी राजकुमारी से विवाह की मांग की, जिसे ठुकरा दिया गया। और बाद में कनिष्क ने चीनी सेनापति पान छाओ से पराजित हुआ। कनिष्क ने उत्तर को छोड़कर अन्य सभी दिशाओं को जीत लिया था। और बाद में पान छाओ के उत्तराधिकारी को हराकर चीनी शासक से खोतान कसकर वो यारकन छीने। और कनिष्क ने प्रथम बार अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। चौथी बौद्ध संधि थी। पार्श्व कनिष्क के राजगुरु थे। पार्श्व कौन थे? कनिष्क के राजगुरु थे पार्श्व। ठीक है। और पार्श्व की सहायता से ही कनिष्क ने चौथी बौद्ध संधि का आयोजन किया था। ठीक है। तो चौथी बौद्ध संधि कनिष्क के काल में हुई थी, शासन काल में हुई थी। ठीक है। और अश्वघोष कनिष्क के राजगुरु था। तो अश्वघोष भी कनिष्क के दरबार में था। ध्यान रखना, अश्वघोष, नागार्जुन, जो आपका और क्या था, वसुमित्र है, ये इनके दरबार में थे। ठीक है। तो ये देख, अशोकोस राजकवि थे। और कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि कौन थे? अशोक घोष थे, जिन्हें विशेष रूप से साकेत से बुलाया गया था। ठीक है। साकेत से बुलाया गया था इसको, उनको अशोक घोष को। ठीक है। और चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध ग्रंथों पर जो टीकाएं लिखी गई उन्हें विभाषा शास्त्र कहा गया है। विभाषा शास्त्र किसको कहा गया है? जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें जो ग्रंथों पर जो टीकाएं लिखी गई थी उनको विभाषा कहा गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट विभाषा शास्त्र एक पुस्तक है। ठीक है। उसकी रचना किसने की थी? वसुमित्र की थी। किसकी? विभाषा शास्त्र पुस्तक की रचना किसने की थी? वसुमित्र ने। विभाषा शास्त्र इंपोर्टेंट। ठीक है। कनिष्क के अभिलेख देखते हैं हम। कनिष्क के कुल 12 अभिलेख प्राप्त होते हैं, जिनमें प्रमुख है तक्षशिला का स्तूप अभिलेख। ये शासन के प्रथम वर्ष का उल्लेख है। 78 ईस्वी से धर्म राज्य का स्तूप भी कहते हैं। और उसके बाद रब्बातक अभिलेख, ये
1993 में अफगानिस्तान में बगलान प्रांत के शुल्क कोटल के पास रबाक नामक स्थान से प्राप्त हुआ। बैक्ट्रियन भाषा ये मतलब देने का प्रथम अभिलेख है। इसमें 6 नगरों पाटलिपुत्र, चंपा, कौशाम्बी, साकेत, उज्जैन, कौंडी उल्लेख है। और राज्यारोहण के समय कनिष्क ने जो नवीन संवत चलाया उसमें उल्लेख है। और रबातक अभिलेख कनिष्क एवं कड़फिशिस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करता है। ठीक है, रबातक अभिलेख कनिष्क और कड़फिशिस ये अफगानिस्तान में मिला है। ठीक है, सारनाथ एवं कौशाम्बी का अभिलेख, सारनाथ एवं कौशाम्बी अभिलेख शासन के तीसरे वर्ष का है। ठीक है, 81 ईसा पूर्व, 81 ईस्वी का, ईसा पूर्व नहीं, 81 ईस्वी का। और सारनाथ अभिलेख से कनिष्क के मथुरा के महाक्षत्रप महाक्षत्रप खरपल्लान व वाराणसी के क्षत्रप वन वंश पर का नाम मिलता है। और उत्तर पश्चिम में लल व लाइक उसके क्षत्रप थे। सुई विहार एवं जैदा अभिलेख तथा माणिक्यलाल बौद्ध स्तूप के कनिष्क के बारे में जानकारी देते हैं। सिक्के एवं मूर्तियां, कनिष्क के सिक्कों पर यूनानी भाषा में मीरो, सूर्य, मेव, चंद्र, शिव आदि अंकित है। कुछ सिक्कों में शिव के हाथ में त्रिशूल व डमरू और नाना सुमेरियन माता देवी ओयसो भारतीय देव शिव का अंकन है। कनिष्क ने यूनानियों द्वारा प्रारंभ द्विभाषी एवं द्विलिपि सिक्के बंद करवा दिए। मानव के रूप में बुद्ध की आकृति का अंकन सर्वप्रथम कनिष्क की मुद्राओं में हुआ था। और कनिष्क के कुछ सिक्कों पर प्रभा मंडल युक्त बुद्ध की खड़ी प्रतिमा एवं नीचे यूनानी लिपि में बुद्ध खुदा हुआ है। ठीक है, बुद्ध खुदा हुआ है। और कुछ तांबों के सिक्के पर साको मोनो बुद्ध खुदा हुआ है। और कुछ सिक्कों पर यूनानी देवताओं की आकृतियां अंकित है। सर्वप्रथम मैत्रेय बुद्ध का अंकन कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर है। मैत्रेय बुद्ध का अंकन सर्वप्रथम किसके सिक्कों पर है, किनके सिक्कों पर है? कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर है। ठीक है, और कनिष्क के सिक्कों पर अतस का चित्रांकन है। कनिष्क की शैल प्रतिमाएं शुल्क कोटल अफगानिस्तान व सिर विहीन कबंध मूर्ति माठ मथुरा से मिली है। ठीक है, साज की ठेरी जो नरले पाक में पेशावर में से कनिष्क छठे के अवशेष मिले हैं। या धातु मंजूषा में बुद्ध की ब्रह्मा एवं इंद्र के साथ आसनस्थ मूर्तियां हैं। और सिर कप तक्षशिला जो नरले पाक में ये के पास सबसे बड़ा अर्धचंद्रा का स्तूप खोजा गया है। वाशिष्क ये कनिष्क के बाद शासक बना था। ठीक है, ये कनिष्क के बाद शासक बना था। इसने कश्मीर में जुस्कुर नगर की स्थापना की थी। कश्मीर में जुस्कपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? वाशिष्क ने की थी। ये कनिष्क के बाद शासक बना था। उसके बाद बात करते हैं हुविस की। 106 ईस्वी से 138 ईस्वी तक इसके समय कुषाण सत्ता का केंद्र पेशावर से मथुरा हो गया। पहले पेशावर था, उसके बाद कहाँ क्या हो गया? मथुरा हो गया हुविस के समय। ठीक है, हुविस के टाइम। ओके, और हुविस के सिक्कों पर शिव, स्कंद और विष्णु आदि देवताओं तथा सर्वप्रथम श्रृंग धारण किए हुए उमा की आकृतियों का अंकन है। हुविस्क ने चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के है वो चलाए थे। हुविस्क ने सिक्कों पर संकर्षण वासुदेव दोनों अंकित थे। संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित थे किसके? हुविस के सिक्कों पर। ठीक है, हुविस के सिक्कों पर। इसकी मुद्राओं पर ही सर्वाधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन है। साथ ही ईरानी पारसी देवता आहुर मजदा का भी अंकन कुछ सिक्कों पर मिलता है। उमा एवं पाशुपत धर्म का प्राचीनतम अंकन हुविस की मुद्राओं पर ही हुआ है। तथा कार्तिकेय और हरिहर का भी अंकन है। हुविस्क के मथुरा लेख से ज्ञात होता है कि श्रेणियां बैंक का कार्य करती थी। और इसमें आटा पीसने वाली श्रेणी का भी उल्लेख है। ठीक है, वासुदेव प्रथम कनिष्क कुल का अंतिम और महान शासक वासुदेव प्रथम 192 से 232 ईसा पूर्व नहीं, 192 से 232 ईस्वी था। ठीक है, और वासुदेव प्रथम कुषाण शासक था जिसका नाम भारतीय देवताओं पर था। वासुदेव प्रथम कुषाण शासक था लेकिन उसका नाम है वो भारतीय देवताओं पर था, वासुदेव प्रथम। ठीक है, और वासुदेव के स्वर्ण एवं ताम्र सिक्के प्राप्त हुए हैं। सिक्कों पर शिव व उमा का चित्र है और एक सिक्के पर शिव का हाथी के साथ चित्रण है। कुषाणों ने भारत में सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। तो सर्वप्रथम भारत में शुद्ध स्वर्ण मुद्रा किस वंश ने चलाई थी? कुषाणों ने चलाई थी। ठीक है, और प्रथम बार स्वर्ण मुद्रा इंडो ग्रीक शासकों ने तथा वृद्ध स्तर पर कुषाणों ने चलाई थी। पहली बार तो स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? इंडो ग्रीक ने। ठीक है, इंडो ग्रीक शासकों ने। लेकिन वृद्ध स्तर पर बड़े पैमाने पर है जो व्यापारिक स्तर पर है जो किसने चलाई थी? कुषाणों ने चलाई थी। और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने चलाई थी। अगर सर्वाधिक मात्रा का पूछा जाए सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो सर्वाधिक गुप्तों ने चलाई थी। ठीक है, और कुषाण शासकों के सोने एवं तांबे के सिक्के बहुतायत में मिले हैं। कुषाण शासकों के सोने और तांबे के सिक्के बहुतायत में मिले हैं। लेकिन विम कटफिसस एवं
एक चांदी का सिक्का भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, और कनिष्क द्वितीय ने रोमन राजाओं की उपाधि सीजर और केसर उपाधि धारण की। किसने? कनिष्क द्वितीय ने। ठीक है, कनिष्क कनिष्क द्वितीय के आरा पाषाण लेख खरोष्टी भाषा में कनिष्क द्वितीय को महारजस रजती रज देवपुत्रस केसरस कहा गया है। केसर सीजर की उपाधि धारण करने वाला कनिष्क द्वितीय पहला शासक था। कनिष्क द्वितीय पहला शासक था, केसर या सीजर की उपाधि धारण करने वाला। ठीक है, वासुदेव द्वितीय 275 ईस्वी से 300 ईस्वी अंतिम कुषाण शासक था। ये वासुदेव द्वितीय अंतिम कुषाण शासक। ईरान ईरान के ससेनियस शासकों ने इसे पराजित कर कुषाण वंश का अंत किया, और ससेनियस ईरानी शासकों ने वासुदेव के शिव व नंदी प्रकार के सिक्कों को ग्रहण किया, और जिन्हें ससेनियस कुषाण सिक्के भी कहा जाता है। कुषाण शासन एवं कला। कुषाण शासक शाही एवं शाहनुशाही की उपाधि धारण करते हैं। कुषाणों ने भारत में द्वैत शासन एवं संयुक्त शासन की प्रणाली शुरू की। उन्होंने चीनी सम्राटों की उपाधि स्वर्गपुत्र के अनुकरण पर देवपुत्र की उपाधि धारण की, और सर्वप्रथम देवपुत्र की उपाधि कनिष्क प्रथम ने धारण की थी। उन्होंने रोमन सम्राटों के अनुकरण पर देवकुल की स्थापना की, जो मंदिर की तरह ही था। या कुषाण सम्राटों की मूर्ति रखी जाती थी। माठ, मथुरा, सुर्खकोट। माठ किसका? मथुरा का नाम है। सुर्खकोट किसका? अफगानिस्तान का। खलायल ये सियालकोट और से देवकुल मिले हैं। ठीक है, अक्षय निवि यानी कि न्यास संपत्ति का प्रारंभ कुषाणों के समय ही हुआ था। ख्वारिज्म के टोपरक कला से विशाल कुषाण प्रसाद खुदाई में निकला है, जिसमें एक प्रशासनिक अभिलेखागार तथा जहाँ से अरेमाई की लिपि व ख्वारिज्मी भाषा में लिखे पूरा लेख व दस्तावेज रखे हुए थे। कुषाण लेखों में दंड नायक एवं महादंड नायक जैसे पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। कुषाणों में दंड नायक और महादंड नायक, और संभवतः ये सैनिक अधिकारी थे। दंड नायक और महादंड नायक कोई न्यायाधीश वगैरह नहीं थे, ये क्या थे? कुषाणकालीन सैनिक अधिकारी थे संभवत। और मथुरा लेख के अनुसार कुषाण काल में ग्रामों का शासन ग्रामिक द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, ग्रामिक कुषाण काल। ठीक है, कुषाण काल बड़े स्तर पर सांस्कृतिक सम्मिश्रण का काल था, और गांधार एवं मथुरा काल ये सिखों के सांस्कृतिक सम्मिश्रण कल्चरल सिंथेसिस का पता चलता है। लाल बर्तन कुषाणों का प्रमुख बर्तन था। कैसा? लाल बर्तन। ठीक है, और भारत में चमड़े के जूते बनाने, लंबे कोट पहनने, पतलून बनाने का प्रचलन कुषाण काल में शुरू हुआ था। चमड़े के जूते, कोट पहनने और पतलून बनाने का कुषाण काल में। ठीक है, उससे कुषाण सिक्कों में शासकों को लंबा कोट, पतलून, जूते पहने दिखाया गया है। कुषाणों ने लगाम एवं जीन का प्रयोग प्रसिद्ध किया, और शकों तथा कुषाणों ने पगड़ी, टोटी, शिस्त्राण और भारी बूट भी चलाई। इलाहाबाद के पास श्रृंगवेरपुर एवं बिहार में छिरान से बहुत सी कुषाणकालीन ईंट निर्मित संरचनाएं मिली है। कुषाणों ने भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए। तो सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों ने किए थे भारत में। ठीक है, भारत में तांबे के सिक्के कुषाणों ने जारी किए। कलिंग का राजा खारवेल का हाथीगुम्बा अभिलेख उदयगिरी पूरी उड़ीसा की पहाड़ियों से मिला है। खारवेल छेदी वंश का शासक था, जिसका प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में उदय हुआ, और इस वंश को महामेघवान वंश भी कहा जाता है। महामेघवान छेदी वंश का प्रथम शासक था, और खारवेल दूसरा व महाराज कुदेब तीसरा शासक था। और पातालपुर गुहालेख महाराज कुदेब का है। खारवेल का हाथीगुम्बा अभिलेख उसके शासन के 13वें वर्ष की घटनाओं का क्रमबद्ध प्रशस्ति। हाथीगुम्बा अभिलेख में खारवेल राजश्री, कलिंगाधिपति, भिक्षु सम्राट और धनराज कहा गया है। पहले वर्ष 5 लाख मुद्राएं खर्च करके खारवेल ने अपनी राजधानी कलिंग का निर्माण करवाया। शासन के दूसरे वर्ष में इसने मुसिक नगर कणवेना नदी पर आतंक मचाया, और उस समय वहाँ का शासक सातकर्णी प्रथम था, और तो सातकर्णी प्रथम इसके समकालीन था या कंटेम्परेरी था। ठीक है, और चौथे वर्ष जैन तीर्थ विद्याधर की रक्षा के लिए भोजकों और रठिकों के विरुद्ध अभियान कर उन्हें परास्त किया। और खारवेल अपने शासन के 5वें वर्ष में तनसुली से एक नहर के जल को अपनी राजधानी ले आया, और इस नहर का निर्माण 367 वर्ष पूर्व नंद राजाओं ने करवाया था। 8वें वर्ष उत्तर भारत में गोरखगिरी पर्वत को पार कर यवन राजा दिमिति को पराजित किया। 9वें वर्ष में भारत के विजय के उपलक्ष्य में 38 लाख रुपए खर्च करके प्राचीन नगर दोनों किनारे पर महाविजय प्रसाद बनाए। 10वें वर्ष गंगा घाटी पर आक्रमण किया, और 11वें वर्ष में खारवेल दक्षिण भारत में तमिल देश
संगठन को पराजित किया और ये तमिल प्रदेश के 3 राजाओं का संघ था और पिथुर नगर को ध्वस्त किया। 12वें वर्ष उत्तर भारत के सैन्य अभियान में मगध नरेश वहस्ती मित्र को परास्त किया और कलिंग की जिन प्रतिमा जिसे 300 वर्ष पूर्व नंद शासक मगध ले गया था उसको लेकर अपनी राजधानी वापस लौटा। 12वें वर्ष दूसरे अभियान में पांड्यों की राजधानी एवं जल एवं थल मार्ग से आक्रमण किया और उसका अंतिम सैन्य अभियान था। ये इसका अंतिम सैन्य अभियान था। और राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में उसने उदयगिरी में 19 व खंडगिरी में 16 से 35 गुफाओं का निर्माण जैन भिक्षुओं के आवास हेतु कराया। किसके लिए? बौद्ध भिक्षुओं के लिए नहीं करवाया था, ध्यान रखना, जैन भिक्षुओं के लिए करवाया था। ठीक है, इसने उदयगिरी में, ठीक है, 35 गुफाओं का निर्माण जैन भिक्षुओं के लिए। उदयगिरी में रानी गुफा, खंडगिरी में अनंत गुफा की गुफाओं पर उत्कीर्ण भित्ति चित्र जो रिलीफ भित्ति चित्र रिलीफ उसकी उत्कीर्ण भित्ति चित्र रिलीफ चित्रकला की दृष्टि से उच्च कोटि की है। उदयगिरी में रानी गुफा के अलावा गणेश, हाथी, स्वर्णपुरी गुफा भी है। और खारवेल जैन धर्मावलंबी संगीत में रुचि रखते। ध्यान रखना, खारवेल जो नरेश है वो खारवेल राजा जैन धर्मावलंबी थे। क्या थे? जैन धर्मावलंबी। गुफा भी बनाई थी उनके लिए और संगीत में भी रुचि रखते थे। ठीक है, मौर्योत्तरकालीन समाज। अब मौर्योत्तरकालीन समाज देखते हैं। मौर्योत्तरकाल में सर्वाधिक संख्या में विदेशियों का आत्मसातीकरण हुआ और विदेशी आक्रमणों के फलस्वरूप वर्ण धर्म का पालन कठिन हो गया। विदेशी आक्रमणों के फलस्वरूप वर्ण धर्म का पालन है वो कठिन हो गया। ठीक है, तब स्मृतियों में वर्ण धर्म के पालन से विचलन को उचित ठहराने के लिए आपद धर्म का सिद्धांत दिया। आपद धर्म का सिद्धांत है उसी टाइम में आया था। ठीक है, और स्मृतियों में आपद धर्म शब्द का आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लोगों द्वारा अन्य वर्णों के कर्म को अपनाना। और पाणिनि एवं पतंजलि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। एक निर्वसित यानी कि नगर के बाहर रहने वाले, और अनिर्वसित यानी कि नगर की सीमा में रहने वाले। यवन एवं शकों को अनिर्वसित श्रेणी में रखा गया है। इस काल में स्मृतियों की रचना हुई। मनु के अनुसार शूद्र का कार्य 3 अन्य वर्णों की सेवा करना था। ठीक है, मनु के अनुसार। और विदेशी आक्रमणों की वजह से परंपरागत वर्ण व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया और अनगिनत वर्ण संकर जातियां उत्पन्न हुई। और मनु स्मृति में 60 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख है। और मनु स्मृति में कहा गया है कि पवित्र धार्मिक संस्कारों तथा ब्राह्मणों की अवहेलना करने के कारण ही यवन, शक, पहलव आदि जातियां धीरे धीरे शूद्रों की श्रेणी में गिर गई। भगवत पुराण में कहा गया है कि ये जातियां विष्णु पूजन से पवित्र हो जाती थी। भगवत पुराण में कहा गया है। और महिलाओं की माँ के रूप में पूजा होती थी। और मनुस्मृति में विधवाओं के मुंडन की संतुष्टि की है। मनु ने कहा कि यत्र नारेस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। मनुस्मृति में जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता खेलते हैं। ठीक है, और मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा मिलती है। कितनी? 8 प्रकार के। मनु ने नियोग को पशु धर्म कहा, यानी कि मनु है वो नियोग में विश्वास नहीं करता, तो नियोग प्रथा है वो, ठीक है, उसको नहीं मानता मनु। और मनु के अनुसार जिस स्त्री को पति ने छोड़ दिया हो, जो विधवा हो गई हो, और यदि वो अपनी इच्छा से दूसरा विवाह करे तो वो पुनर्भू अथवा उसकी संतान पुनर्भव कहलाती है। ठीक है, और ब्राह्मण पुरुष या वैसी माता से उत्पन्न संतान अनुलोम विवाह कहलाता है। ठीक है, और अम्बष्ट कहलाई एवं उसकी वर्तित चिकित्सक की कही गई। और ब्राह्मण माता एवं शूद्र पिता से उत्पन्न संतान प्रतिलोम विवाह एवं छांडाल कहलाई। ठीक है, एवं उसकी वृत्ति वधिक एवं शवदाह करना मानी गई। नियोग से उत्पन्न पुत्र क्षत्रज कहलाता था। ठीक है, और अविवाहित लड़की के पुत्र को सहोदर कहा गया। क्या? सहोदर। और घर में रहने वाली कन्या या दासी से उत्पन्न पुत्र को कांदिन कहा गया। और विधि के अनुसार समान वर्ण में विवाह से उत्पन्न पुत्र को औरस कहा गया जाता था। ठीक है, औरस। और औरस पुत्रों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुत्र था, सर्वश्रेष्ठ। ठीक, औरस। और स्मृतिकारियों ने शक, पहलव, यवन, कुषाणों को निम्न कोटि के क्षत्रिय माना है। ठीक है, इसको शक, पहलव और यवन, कुषाणों को निम्न कोटि के क्षत्रिय माना और उन्हें व्रात्य क्षत्रिय यानी कि पतित क्षत्रिय कहकर, पतित गिरे हुए, ठीक है, कहकर वर्ण व्यवस्था में स्थान दिया है। कौटिल्य ने चांडाल के अतिरिक्त अन्य सभी वर्ण संकर जातियों को शूद्र माना है। ठीक है, चांडाल के अतिरिक्त अन्य सभी वर्ण संकर जातियों को शूद्र माना। और प्रारंभिक स्मृतियों के अनुसार ब्राह्मण को शूद्र द्वारा दिया गया वो स्पष्ट किया गया अन्य किसी भी स्थिति में ग्रहण नहीं करना चाहिए। और मौर्योत्तर काल में अधिकतर शिल्पी शूद्र वर्ण में ही आते थे, किंतु उनके धन एवं प्रतिष्ठा में अब वृद्धि हो गई। इस प्रकार वैश्य एवं शूद्रों के बीच अंतर कम हो गया। मौर्योत्तर काल में ही सती प्रथा नहीं थी। मौर्योत्तर काल में सती प्रथा नहीं थी, बाल विवाह होता था। मौर्योत्तर काल में बाल विवाह होता था, लेकिन सती प्रथा नहीं थी। मौर्योत्तर काल में बाल विवाह होता था।
ठीक है, कला की देखते हैं, कला की बात करते हैं। मौर्योत्तर काल में कला को प्रेरणा प्रेरणा बौद्ध धर्म एवं यूनानी प्रभाव से मिली। कला को प्रेरणा कहाँ से मिली? बौद्ध धर्म और यूनानी प्रभाव से मिली। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। ठीक है, मौर्योत्तर काल की कला है गांधार। ठीक है, मूर्ति कला की दो शिलाएं विकसित हुई, गांधार और मथुरा। गांधार देखते हैं पहले। गांधार कला शैली को इंडो ग्रीक बुद्धिस्ट और यूनानी बौद्ध कला कहा जाता है। इसका विकास कुषाण काल में हुआ था। गांधार का किसका हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। और इस कला की विषय वस्तु क्या थी? बौद्ध थी, किंतु निर्माण का जो ढंग है वो कैसा था? यूनानी था। ठीक है, गांधार कला के बमियान, स्वाद घाटी, नागरहर, तक्षशिला, कपिसा, हुड्डा आदि थे। और बमियान को गांधार कला का खजाना कहते हैं। बमियान को गांधार कला का खजाना कहते हैं। और गांधार कला को नग्न कला भी कहते हैं। गांधार कला को नग्न कला भी कहते हैं। और गांधार शैली में काले रंग के स्लेटी पत्थर का प्रयोग हुआ है, जबकि मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। मथुरा शैली में किस पत्थर का? लाल बलुआ। और गांधार में कैसे? काले रंग के स्लेटी पत्थर का, काले रंग के स्लेटी का गांधार में, और मथुरा में लाल बलुआ का। ठीक है, मथुरा में लाल बलुआ का। और गांधार शैली में बुद्ध का मुख ग्रीक देवता अपोलो से मिलता है। ठीक है, गांधार कला में बुद्ध का मुख है वो ग्रीक देवता अपोलो से मिलता है। ठीक है, कुषाण काल में कुषाण काल की गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियों में प्रभामंडल, हेलो की शुरुआत हुई। जो प्रभामंडल होता है चारों तरफ, फेस के चारों तरफ, तो उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और गांधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण हुआ। गांधार शैली के अंतर्गत ही बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण हुआ। और बुद्धिस्ट शस्त्रों की मूर्तियां सर्वाधिक मैत्रेय की है। बुद्धिस्ट शस्त्रों की जो मूर्तियां सर्वाधिक इसकी है? मैत्रेय की है। ठीक है, गांधार एवं मथुरा के अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा एवं वृद्ध मुद्रा में मूर्तियों का निर्माण हुआ। बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा शैली में हुआ था। यह शैली प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा में प्रारंभ की थी। ब्राह्मण धर्म से संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियों का प्रथम निर्माण मथुरा शैली में हुआ था। इसमें नग्नता का अभाव है, नग्नता नहीं है। ठीक है, और इस कला में बुद्ध के पीछे प्रभा मंडल है। उसमें आभा मंडल था, इसमें प्रभा मंडल है। ठीक है, गांधार में क्या है? गांधार में आभा मंडल है। गांधार आभा मंडल, उसमें प्रभा मंडल है। ठीक है, लोक अभिरुचियों यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां मथुरा शैली में बनी। और यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां किसमें बनी? मथुरा शैली में। ठीक है, इसमें पान कोष्ठी, आसोपाई के दृश्य भी मिले हैं। मथुरा शैली की मूर्तियों में आध्यात्मिकता एवं भावुकता की प्रधानता है। इस शैली का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, मथुरा कला का गुप्त काल में विकास हुआ। और मथुरा कला शैली विशुद्ध भारतीय है। कैसी? शुद्ध भारतीय नहीं है, विशुद्ध भारतीय है। ठीक है, मथुरा कला। ठीक है, और मथुरा कला शैली आदर्शवादी एवं गांधार शैली यथार्थवादी है। मथुरा शैली कैसी? आदर्शवादी, और गांधार कैसे? यथार्थवादी है। गांधार एवं मथुरा शैली में अंतर यह है कि गांधार कला में शरीर एवं रचना संबंधी विवरणों तथा शारीरिक सौंदर्य पर बल दिया गया है, जबकि मथुरा शैली में मूर्ति को पवित्र आध्यात्मिक भावना देने का प्रयत्न किया गया है। इस समय के कला स्मारक, स्तूप चैत्य एवं विहार है। कार्ले का चैत्य सातवाहन कालीन है। कार्ले का किसका है? सातवाहन कालीन है, ये इंपॉर्टेंट है। कार्ले का चैत्य सातवाहन कालीन है। और ये गुहा कला का प्राचीनतम श्रेष्ठ उदाहरण है। कार्ले का चैत्य सातवाहन कालीन है, ये याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का भारत में सबसे बड़ा संग्रह है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले के थेलस्वरम नामक स्थान से मूर्तियां उनके निर्माण के स्थान से सबसे अधिक मिले हैं, जो कुषाण एवं सातवाहन कालीन है। हैदराबाद के पास कोंडापुर से भी ऐसे सांचे पाए गए हैं। धर्म, मौर्योत्तर काल में अवतारवाद की शैशवावस्था भागवत धर्म का अंग बन गया। हालांकि इसका पूर्ण विकास गुप्त काल में हुआ था। महायान बौद्ध धर्म का काफी विकास हुआ। ठीक है, इसमें मौर्योत्तर काल में महायान बौद्ध धर्म का। ठीक है, वैदिक देवताओं के स्थान पर नवीन देव वर्ग का उदय हुआ। जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जो त्रिमूर्ति है वो विख्यात है। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के गोसुंडी वेदिका लेख में वासुदेव संकर्षण की मूर्ति की पूजा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। राजस्थान में भागवत धर्म की जानकारी गोसुंडी नगरी चित्तौड़गढ़ अभिलेख से मिलती है। शक क्षत्रप षोडश के मोराकूप लेख में पंचवीरों की प्रतिमा एवं उसके मंदिरों का उल्लेख हुआ है। शक क्षत्रप षोडश के अभिलेख में वासुदेव मंदिर के प्रवेश
द्वार के निर्माण का उल्लेख है। विदेशी शासकों ने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया। भागवत धर्म भी विदेशियों में प्रसिद्ध था। हेलियोडोरस का बेस नगर विदिशा अभिलेख, मोराकूप अभिलेख भागवत धर्म की प्रसिद्धि को सिद्ध करते हैं। कुषाणों के विरुद्ध अपनी विजय के उपलक्ष्य में भारासी नागों ने वाराणसी में 10 अश्वमेध यज्ञ किए और इसी से वो आज भी 10 यज्ञ के नाम से विख्यात है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मौर्यकालीन प्रशासन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सातवाहन शासन मौर्य प्रशासन से प्रभावित था। सातवाहन शासन मौर्य प्रशासन से प्रभावित था और सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों एवं श्रमणों को कर मुक्त भूमि दान देने की प्रथा शुरू की। किसने? सातवाहनों ने की थी। ब्राह्मणों व श्रमणों को कर मुक्त भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू की। और अभिलेखों में भूमि अनुदान का प्रथम उल्लेख सातवाहन अभिलेख में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का है। बाद में अनुदानित भूमि पर से राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण भी दानग्राही को सौंपा गया। इससे विकेंद्रीकरण की प्रथा को बढ़ावा मिला व केंद्रीय सत्ता क्षीण हुई। इस विकेंद्रीकरण को नियंत्रण में रखते हुए राजतंत्र को देवी रूप देने की कोशिश की गई। गौतमीपुत्र सातकर्णी की तुलना कई देवताओं से की गई। शक एवं पार्थियन शासकों ने संयुक्त शासन प्रथा की शुरुआत की। इसमें युवराज राजा के काल में ही सत्ता में बराबर भागीदार होता था। शक कुषाण काल से प्रशासन में सामंतीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। सर्वप्रथम अशोकोस प्रथम शताब्दी ने बुद्ध चरित्र में सामंत शब्द का प्रयोग जागीरदार अधीनस्थ शासक के लिए किया है। कौटिल्य ने सामंत शब्द का प्रयोग स्वतंत्र पड़ोसी के रूप में किया है। ठीक है, रामशरण शर्मा ने सर्वप्रथम यह मत प्रतिपादित किया कि यूरोपीय सामंतवाद के अनुरूप भारत में भी सामंतवाद था। सर्वप्रथम मार्क्सवादी दीदी कौशाम्बी ने भारतीय इतिहास में सामंतवाद का जिक्र किया है। मौर्यकालीन व्यापार प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य के उदय से भी व्यापार बढ़ा, क्योंकि रोमन साम्राज्य में विलासिता के सामान का बड़ा ग्राहक बन गया था। यद्यपि मौर्य काल में विकेंद्रीकरण व सामंतवाद को बढ़ावा मिला, किंतु आर्थिक गतिविधियों एवं व्यापार वाणिज्य के विकास की दृष्टि से वह युग अत्यधिक उन्नति का था। इस समय कुषाण साम्राज्य के अधीन मध्य एशिया तक के प्रदेश थे तथा चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ने वाले शिल्क मार्ग यानी रेशम मार्ग पर भी कुषाणों का नियंत्रण था। अतः भारत का मध्य एशिया व पाश्चात्य विश्व से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। कुषाण शासकों को शिल्क मार्ग पर नियंत्रण से भारी आय हुई। अवधान शतक से कनिष्ककालीन व्यापार की जानकारी मिलती है। कुषाणों ने स्वर्ण सिक्कों का नियमित रूप से चलन कराया। ईसा की पहली सदी में 46 ईस्वी में हिप्पोलस नामक ग्रीक नाविक ने अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाओं की खोज की और इसने समुद्री व्यापार को अधिक आसान कर दिया। मानसून अरबी भाषा के शब्द मौसम से बना है। ये मानसूनी हवाएं जुलाई माह में चलती थी और दीर्घ निकाय व जातकों के अनुसार कच्छ की खाड़ी में स्थित रोरुक भी महत्वपूर्ण बंदरगाह था। क्या? रोरुक, इसमें है दीर्घ निकाय एवं जातकों में बौद्ध में। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में कौन सा? रोरुक। ठीक है, तो ये प्राचीन पोर्ट था। ठीक है, प्राचीन पोर्ट पत्तन था बंदरगाह। और पूर्वी तट के बंदरगाह घंटसाल, ये कंटकोशील आंध्र तट का बंदरगाह था ये घंटसाल। ठीक है, और ताम्रलिप्ति पूर्वी तट का सबसे महत्वपूर्ण बंदर था। जो ताम्रलिप्ति है वो ताम्रलिप्ति पूर्वी तट का पूर्वी तट का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। गंभीर, सेरिया, करबमिया, कोद्दूर, ओलिसिगे, अलोसिगे अन्य बंदरगाह थे। ठीक है, पश्चिमी तट के बंदरगाह देखते हैं। ये तो पूर्वी तट के हमने देख लिए सारे। ठीक है, ताम्रलिप्ति जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था। उसके बाद पश्चिमी तट के देखते हैं। पटाला सिंध में, सेमुला, चोल और बारबारिकम की सिंधु नदी के मुहाने पर बैरी गाजा ये भड़ोस या भरगू कछु, ये पश्चिमी तट के बैरी गाजा, इसमें बैरी गाजा इंपोर्टेंट है। ठीक है, और बैरी गाजा, भड़ोस या भरगू कछु। सुरपारक सोपारा सबसे प्राचीन बंदरगाह एवं कल्याण सबसे बड़ा बंदरगाह था। कल्याण सबसे बड़ा बंदरगाह था और दोनों पश्चिमी तट पर थे। सुरपारक ये सोपारा महाराष्ट्र में, ये पश्चिमी तट के बंदरगाह। ठीक है, और पेरिपल्स सोपारा को सुपर, कल्याण को कालीन और ताम्रलिप्ति को गंग तथा मछलीपट्टनम को मसालिया कहता है। ठीक है, और प्रतिष्ठान पैठन प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। क्या था? प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था प्रतिष्ठान या पैठन। और ईसा की प्रथम शताब्दी में अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा लिखी पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में भारत रोम व्यापार का वर्णन है। पेरिपल्स का अर्थ है यात्री पुस्तिका तथा एरिथ्रियन सी का अर्थ है लाल सागर। ठीक है, एरिथ्रियन सी का अर्थ है लाल सागर।
पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में लाल सागर से भारत तक की समुद्री यात्रा का वर्णन है। पेरिपल्स ने दक्षिणी में संगमकालीन दो महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजारों का उल्लेख किया है कि ये है प्रतिष्ठान एवं तगर। पेरिपल्स के अनुसार पश्चिमी तट का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बहरी गाजा या बरगुगसु था। पेरिपल्स में भारत से पाश्चात्य जगत को निर्यात होने वाली वस्तुओं की विस्तृत सूची मिलती है। पेरिपल्स के अनुसार भारत से रोम में रेशमी वस्त्र, गोली मिर्च, हाथी दांत, मोती आदि निर्यात किए जाते थे। पेरिपल्स के अनुसार फारस की खाड़ी से बरगुगसु में दासों का निर्यात किया जाता था। इथोपिया में भी कुछ कुषाण शासकों के सिक्के मिले हैं और भारत से मिस्र को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में हाथी दांत, कछुए, सीपिया, मोती, रंग, नील, बहुमूल्य लकड़ी प्रमुख थी। ठीक है। और रोम से भारी मात्रा में सोना निर्यात किया जाता था। रोम से भारी मात्रा में सोना है वो निर्यात किया जाता था। ठीक है। और जिसके लिए 77 या 77 ईस्वी में प्लिनी दुख प्रकट करता है। रोम प्रति वर्ष भारत के विलासिता की सामग्रियां मंगाने के लिए 10 करोड़ सेस्टर्स खरीदता है, ये प्लिनी ने लिखा था। और इससे पहले 22 ईस्वी में रोमन सम्राट टिबेरियस ने भी इस मुद्दे पर रोमन सीनेट को शिकायत के रूप में सूचित किया था कि रोमन सोना विदेशों में गोल मिर्च खरीदने में लुटाया जा रहा है। ठीक है। रोमन व्यापारी मसाले, हीरे, इस्पात खरीदने के लिए भुगतान स्वर्ण के रूप में करते थे। रोम से होने वाले भारी मात्रा में स्वर्ण प्रवाह को रोकने के लिए रोम भारत के साथ होने वाले गोल मिर्च और इस्पात के व्यापार को रोकने के लिए कदम उठाने पड़े थे। और दक्षिण भारत की गोल मिर्च पश्चिमी देशों में इतनी प्रसिद्ध हुई कि उसका नाम यवन प्रिय पड़ गया। ठीक है। और मसाला एवं लोहे की वस्तुएं रोमन साम्राज्य को भेजी जाने वाली मुख्य वस्तुएं थी। दक्षिण में सर्वाधिक सिक्के रोम के सम्राट अगस्टस और टिबेरियस को मिले हैं। अरिकमेडु एवं पोडाबाकुंड से अगस्टस के सिक्के मिले हैं। 27-28 ईस्वी में रोमन सम्राट अगस्टस एवं 110 से 120 ईस्वी में रोमन सम्राट ट्राजल के दरबार में भारत से राजदूत भेजे गए। ठीक है। भारत से राजदूत भेजे गए। और स्ट्रिबो के अनुसार किसी भारतीय राजा ने रोमन सम्राट अगस्टस के पास शिष्टमंडल भेजा था। रोमन लोगों ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत से व्यापार आरंभ किया, अतः उनके सबसे ज्यादा सिक्के दक्षिण राज्यों में मिलते हैं। अरिकमेडु में खुदाई में रोमन व्यापारियों की ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों की रोमन बस्ती के अवशेष मिले हैं और बहुत से रोमन मृदभांडों के टुकड़े रोमन सिक्के मिले हैं। रोमन साम्राज्य में रूलेटेड मृदभांड अरिकमेडु, शिशुपालगढ़, ब्रह्मगिरी, ताम्लुक, अमरावती से मिले हैं। अरिकमेडु को पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में पेडोक नाम से संबोधित किया गया है। और रोमन सम्राट ट्राजन ने मस्कट पर विजय प्राप्त कर फारस की खाड़ी का पता लगाया। काबुल के पास बेग्राम से मिस्र, रोमन, सीरियाई बर्तन में वस्तुएं मिली हैं। तक्षशिला, आधुनिक सिरकप, पाकिस्तान, नल्ला पाक से रोमन सम्राट तिबेरियस के कुछ सिक्के यूनानी रोमन वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। मुद्राओं पर लेख लिखना व विनिमय में नियमित रूप से मुद्रा का प्रयोग मौर्य युग की सबसे बड़ी देन है। कुषाणों ने उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक मात्रा में तांबे के सिक्के चलाए। कुषाण शासकों ने दिनार नामक स्वर्ण मुद्रा रोमन संपर्क के फलस्वरूप चलाई। दिनार गुप्त काल में अत्यधिक लोकप्रिय थी। किस काल में? गुप्त काल में अत्यधिक लोकप्रिय थी दिनार। ठीक है। कुषाण सातवाहन काल में नगरीकरण अपने चरम पर था क्योंकि रोम साम्राज्य से व्यापार उन्नत अवस्था में था और रोमन साम्राज्य से व्यापार का अधिक लाभ कुषाणों के बजाय सातवाहनों को मिला। बाबेरू जातक के अनुसार भारतीय व्यापारी बेबीलोन, पश्चिमी एशिया को कोवे और मोर जैसे पक्षियों का निर्यात करते थे और इसी जातक में तटदर्शक पक्षियों का उल्लेख है जो जहाज के संकट में होने पर निकटवर्ती स्थल का पता लगाते थे। और यूनानी वनस्पति शास्त्र थियोक्राइट्स ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स में भारत के विविध पौधों और जड़ी बूटियों के औषधियों के रूप में प्रयोग का विवरण है। प्लिनी पेरिपल्स के अनुसार पांड्य देश में काल के बंदरगाह मोतियों के ये प्रसिद्ध था और सीप से मोती निकालने का काम अपराधियों से लिया जाता था। निकालने का काम अपराधियों से लिया जाता था। और प्लिनी भारत की बहुमूल्य रत्नों की लंबी सूची देता है तथा
भारत को बहुमूल्य रत्नों का एक बड़ा उत्पादक देश बताता है। दक्षिण भारत के प्रमुख बंदरगाहों में तोंडी, टिंडिस, मुशीरी, मुजिज, पुहार, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। दक्षिण भारत के प्रमुख बंदरगाह टोंडी या टिंडिस, मुशीरी या मुजिरिस, ठीक है। मुशीरी या मुजिरिस, ये कि पुहार, ये कावेरीपट्टनम अभी नाम है इसका, ठीक है। और शालीयूर या बंदर, शालीयूर भी है और आदित्य बंदर भी था, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत के थे, ठीक है। पुहार, शालीयूर बंदर, तोंडी, मुशीरी, ठीक है। ये शालीयूर कहाँ पे देख लेना थोड़ा, ठीक है। इनका मतलब जो स्थान किस राज्य में है वो देख लेना। पिल्ली के अनुसार सबसे बड़ा भारतीय जलयान 75 टन का था, ठीक है। उज्जैन उत्तर दक्षिण, जो उज्जैन है वो उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम के व्यापारिक मार्गों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। उड़ीसा के तट पर पलूर नामक नगर था, जिसकी पहचान दंतपुर से की गई है। और कन्नड़ भाषी प्रदेश में वैजयंती का प्रसिद्ध बंदरगाह था। कश्मीर, कौशल, विदर्भ और कलिंग हीरे के लिए विख्यात थे। कश्मीर, कौशल, विदर्भ और कलिंग, ये सब चारों है वो इसके लिए हीरे के लिए विख्यात थे, ठीक है। और मगध वृक्षों के मगध है वो वृक्षों के रेशों से बने वस्त्रों के लिए बंगाल मलमल के लिए प्रसिद्ध था। मगध किस लिए? वृक्षों से बने रेशों के लिए, रेशों से बने वस्त्रों के लिए तथा बंगाल मलमल के लिए। नेक्स्ट वीडियो करेंगे उद्योग और व्यवसाय, ठीक है। उद्योग एवं व्यवसाय। सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग था। उरेयूर और अरिकमेडु सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उरेयूर और अरिकमेडु ये किसके? सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे, उरेयूर और अरिकमेडु, ठीक है। मोटे वस्त्र उत्पादन के लिए प्रतिष्ठान व तगर प्रसिद्ध है। मोटे वस्त्र उत्पादन के लिए कौन सा प्रतिष्ठान या पैटर्न या तगर प्रसिद्ध है, ठीक है। तगर, उरेयूर, अरिकमेडु से उत्खनन से ईंटों से बने रंगाई के खोज, ब्रिक बिल्ट डाइंग वेट मिले हैं, ठीक है। बीबीडीवी बीबीडीवी ये मिले हैं, ठीक है। ब्रिक बिल्ट डाइंग वेट। दिव्य विधान में खलिक चक्र, दिव्य विधान में क्या? खलिक चक्र यानी कि तेल फेरने के कोलू का उल्लेख है, ठीक है। खलिक चक्र जो तेल फेरने वाले जो ऐसे बैल होते हैं वो इनका, ठीक। सांची स्तूप में दंतकार हाथी के दांत के शिल्पी का उल्लेख है, जिसने उक्त स्तूप के लिए दान दिया था। उज्जैन मन के बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र था। उज्जैन किसके लिए प्रसिद्ध था? मन के बनाने के कारखाने के रूप में, ठीक है। करीमनगर के उत्खनन से लोहे का काम करने वालों की दुकानें मिली है। गांधार ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। गांधार किसके लिए? ऊनी वस्त्रों के लिए क्या प्रसिद्ध था? गांधार, ठीक है। जातकों में 18 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख किया गया है। जातकों में 18 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख किया गया है। दीर्घ निकाय में 24, महावस्तु में 36, मिलिनपनों में 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। जहाँ मौर्य काल में शिल्पी राज्य के नियंत्रण में थे, वहीं मौर्योत्तर काल में भी स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। गुप्तकालीन शब्द है कारवार, उसका अर्थ है चर्म कर्म का व्यवसाय, ठीक है। चमार जो अर्थ है वो, ठीक है। उसके बाद गांधीकों के सिक्के कौशाम्बी के आसपास पाए गए हैं और मथुरा साटक नामक वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। पतंजलि इसका उल्लेख करता है। स्ट्रिबो के अनुसार किसी शिल्पी की आंख व हाथ को क्षति पहुंचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। अर्गरू उरेयूर से प्राप्त स्थानीय मलमल के कपड़े का नाम था। मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक प्रचलित सिक्का करसरपण था। तक्षशिला में कुछ सिक्कों पर निगम शब्द लिखे हुए सिक्के मिले हैं। मौर्योत्तर काल में विभिन्न जातियों के लिए अलग अलग ब्याज दर थी। मनु, गौतम, याज्ञवल्क्य के अनुसार ब्राह्मण 2%, क्षत्रिय 3%, वैश्य 4%, शूद्र 5% ब्याज देते थे। बौद्ध साहित्य के अनुसार ब्राह्मण एवं क्षत्रिय सामान्य परिस्थितियों में भी व्यापारिक उद्यमों को अपनाते थे। श्रेणी, शिल्पियों एवं व्यापारियों के निगम होते थे। शिल्पियों की श्रेणियों के प्रमुख जेटक कहा जाता था। शिल्पियों की जो शिल्पियों एवं व्यापारियों के क्या होते थे? निगम। और जो निगम होते थे और शिल्पियों की जो श्रेणियों के जो प्रमुख होते थे उसको क्या कहा जाता था? जेठक कहा जाता था। क्या? जेठक, ठीक है। श्रेणी, निगम, कुलिक निगम, पूग, सार्थ आदि व्यापारिक संगठन थे। निगम का प्रधान श्रेष्ठी और श्रेणी का प्रधान प्रमुख तथा पूग का प्रधान ज्येष्ठक कहलाता था। श्रेणी का कार्यालय निगम सभा कहलाता था और श्रेणियों का उल्लेख इस समय के अभिलेखों में मिलता है। श्रेष्ठी को उत्तरी भारत में सेठ व दक्षिण भारत में शेट्टी, चेटियार कहा जाता था, ठीक है।
उसके बाद गोवर्धन नासिक गोवर्धन नासिक और नगर शिल्पियों का महत्वपूर्ण नगर था। गोवर्धन नासिक पुणे में ये जो नगर है वो गोवर्धन नगर शिल्पियों का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, नासिक में मौर्यतर प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापारिक और शिल्पकार श्रेणियों का महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, अपने सदस्यों पर श्रेणियों के नियम लागू होते थे। अपने सदस्यों पर श्रेणियों के नियम लागू होते थे। ठीक है, और नारद और बृहस्पति स्मृति में विभिन्न श्रेणियों की प्रथाओं और नियमों की जानकारी मिलती है। ठीक है, और श्रेणियों के पास लोग निधि के रूप में धन जमा करते थे। श्रेणियां महाजनों के रूप में भी कार्य करती थी। कुछ नगरों में उन्होंने अपने सिक्के भी प्रचलित करवाए। श्रेणी धर्म, श्रेणियों के अपने कुछ नियम कानून होते थे, उसे श्रेणी धर्म कहते थे। राजा को श्रेणी धर्म का पालन करना चाहिए। अर्थशास्त्र श्रेणी धर्म का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने? मनु ने किया था। और श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। वे सदस्यों के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप कर सकते थे। श्रेणी न्यायालय का प्रधान महाश्रेष्ठी होता था। श्रेणी न्यायालय का प्रधान कौन होता था? महाश्रेष्ठी। ठीक है, और श्रेणी स्वयं काम के नियम, मानक और कीमतें तय करती थी। कुछ परिस्थितियों में ही राजा हस्तक्षेप कर सकता था, अन्यथा श्रेणियां स्वतंत्र कार्य करती थी। श्रेणियां अपने सिक्के भी जारी करती थी। नालंदा, कौशाम्बी, बसाड, वैशाली से इनकी मुद्राएं मिली है। श्रेणियां सामूहिक लोक कल्याण, बौद्ध धर्म कार्य करती थी। नहपान के नासिक अभिलेख में तंतुवाय रेशम बुनकर श्रेणी का उल्लेख है। जातक ग्रंथों में व्यवसायी को वणिक वैदेहक कहा जाता था। श्रेणी की पूर्ण परिभाषा मिताक्षरा में मिलती है। श्रेणी की जो पूर्ण परिभाषा वो कहाँ पे मिलती है? मिताक्षरा में मिलती है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में श्रेणी के अधिकार, नियम और श्रेणी के प्रवेश की शर्तें दी गई है तथा श्रेणी की न्यायिक भूमिका का भी उल्लेख है। मथुरा के एक अभिलेख में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हुविस्क के राज्यकाल के एक प्रमुख ने आटा पीसने वाले कारीगरों की श्रेणी के यहाँ धन जमा कराया था। श्रेणियों के पास रखी इस धरोहर को अक्षय निधि क्या? अक्षय निधि, स्थायी निवेश कहा जाता था। क्या? स्थायी निवेश। ठीक है, और मौर्यकालीन साहित्य देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बुक्स। ठीक है, देखते हैं पहली बुक कौन सी है। पहली बुक आपकी है लेखक और रचना। ठीक है, हाल गाथा शब्द किसकी? हाल की है। पतंजलि महाभाष्य है। चरक संरक्षणता। भरतमुनि की नाट्यशास्त्र किसकी? भरतमुनि की है। वात्स्यायन की कामसूत्र किसकी है? वात्स्यायन की है। अशोकोश की क्या है? बुद्ध चरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण। ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अशोकोश वाली पूछी जा सकती है। बुद्ध चरित तो नहीं पूछेंगे, लेकिन सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण ये पूछा जा सकता है। अशोकोश की है। बुद्ध चरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण ये किसकी है? अशोकोश की है। सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण अशोकोश की है। भास की कौन सी है? सौपन वासवदत्ता किसकी है? भास की है। ठीक है, और अशोकोश की बुद्ध चरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण को। वात्स्यायन की कामसूत्र, भरतमुनि के नाट्यशास्त्र, चरक की संरक्षणता, पतंजलि की महाभाष्य, हाल की गाथा सप्तशती। और सबसे पहले संपूर्ण नाटक रचने का श्रेय भास को जाता है। सबसे पहले संपूर्ण नाटक रचने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? भास को जाता है। नाम क्या है नाटक का? सौपन वास्तुता। अशोकोश की कौन सी? बुद्ध चरित है, सौंदरानंद है और सारीपुत्र प्रकरण है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा हो गया। और नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे कल यूनिट 12 अध्याय 12 संगम काल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से।